नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जो भी बच्चे एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जैसे इसकी तैयारी के लिए एजीटीए का ये मॉडल पेपर फर्स्ट है निम्रा सुंडा का। इसमें आइए प्रश्न देखते हैं। पहला है, बगीचा लगाने हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? बगीचा लगाने हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसमें आंसर हो जाएगा वर्गाकार बी। दूसरा क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संतरा के लगभग पौधों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें आंसर होगा आपका सी। दूसरा है, सघन पौधरोपण यानी कि एचडीपी हेतु मुख्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधे का सबसे अच्छा उदाहरण है। पंचभुजाकार विधि से अगर पूरक पौधे आप लगा रहे हैं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा उसका पपीता, यानी कि ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, मृदा क्षरण को रोकने हेतु उद्यान लगाने की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? मृदा क्षरण को रोकने के लिए उद्यान लगाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसमें आपकी हो जाएगी समुच्चय विधि यानी कि कंटूर विधि। आंसर हो जाएगा बी, समुच्चय विधि। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें है सघन यानी कि इंटेंसिव वेजिटेबल गार्डनिंग किसे कहा जाता है? तो मार्केट गार्डनिंग को। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रक वेजिटेबल गार्डनिंग कौन सी भाषा का शब्द है? ट्रक वेजिटेबल गार्डनिंग ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अनुकूल वातावरण से विपरीत वातावरण में सब्जियां उगाना क्या कहलाता है? अनुकूल वातावरण से विपरीत वातावरण में सब्जियां उगाना वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है, यानी कि आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, तैरने वाली सब्जियां भारत के कौन से राज्य में उगाई जाती हैं? तैरने वाली सब्जियां जम्मू कश्मीर में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10, टाइफा घास सब्जी बागवानी की कौन सी विधि में प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा फ्लोटिंग विधि। ये फ्लोटिंग टाइफा घास जो है फ्लोटिंग विधि में प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रक सब्जी बागवानी विधि। ट्रक सब्जी बागवानी विधि को कहा जाता है व्यापक और विस्तृत, यानी कि इसका आंसर होगा ए, व्यापक और विस्तृत खेती। ट्रक सब्जी बागवानी को व्यापक और विस्तृत खेती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 12, स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन आप देखेंगे इसमें रनर्स के द्वारा होता है। स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? रनर्स के द्वारा। आंसर इसमें हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पपीता की एक लिंगाश्री किस्मों हेतु बीज दर कितनी रखी जाती है? इसमें 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्कर्टिंग की क्रिया किस फल में की जाती है? तो स्कर्टिंग की क्रिया अंगूर में की जाती है, आंसर ए होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये तो हम जानते हैं, सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन का प्रथम स्थान है। ठीक, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम है। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण 1970 में लागू हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण 1970 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दूध में प्रोटीन किस अवस्था में नहीं पाया जाता? क्वेश्चन पूछा नहीं पाया जाता है, नहीं तो हो गया इमल्सन, और पाया जाता है इसमें पायस और कोलाइड, दोनों जो प्रोटीन अवस्था है पाई जाती है दोनों में। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दूध का निर्माण कहाँ होता है? तो दूध का निर्माण, इसका आंसर हो जाएगा सी, एल्यूवियल सिराओं में। जानवरों में जो दूध का निर्माण होता है कहाँ होता है? एल्यूवियल सिराओं में होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, गाय के ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? गाय के ताजे दूध का पीएच मान 6.6 होता है। गाय के ताजे दूध का पीएच मान 6.6 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दूध का वसा परीक्षण किससे ज्ञात किया जाता है? तो दूध का वसा परीक्षण जो है वो ब्यूटारोमीटर से ज्ञात किया जाता है। दूध का वसा परीक्षण किससे ज्ञात किया जाता है? ब्यूटारोमीटर से ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दूध को लंबे समय तक संरक्षित क्यों नहीं किया जा सकता? तो इसका कारण है कि लैक्टोज, दूध में लैक्टोज की जो मात्रा होती है, इसके कारण दूध को आप लंबे समय तक संरक्षित नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूडो रोमांथी पशुओं के आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? सूडो रोमांथी पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? तो आमाशय में का देखिए ओमेजन भाग इसमें नहीं होता है सूडो रोमांथी पशु में। सूडो रोमांथी पशु कौन? बकरी होती है सूडो रोमांथी पशु। देखिए नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि निम्न में से रोमांथी पशु है, तो निम्न से रोमांथी पशु है, रोमांथी पशु कौन सा है? बकरी। अभी मैंने बताया आप लोग को
रोमांती पशु बकरी को कहते हैं, बकरी में जो है ओमेजन अनुपस्थित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर है, नंबर कौन सा है? तो 1800 180 1551, ये किसान टोल फ्री नंबर है, यानी आंसर सी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, परंपरागत कृषि विकास योजना RKVY कब शुरू हुई? परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि RKVY कब शुरू हुई? तो RKVY आपका इसका आंसर हो जाएगा 2015 में शुरू हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी सही है, 25 का बी सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर ट्रांसजेनिक यानी कि अनुवांशिक रूपांतरित फसलें जो हैं वो कौन सा देश में उगाई जाती हैं? तो ये अमेरिका ही है जो कि ट्रांसजेनिक फसलें अधिक उगाता है, अमेरिका, आंसर डी हो जाएगा इसका। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बॉलगुआर्ड फर्स्ट क्या है? बॉलगुआर्ड फर्स्ट जो है वो बीटी कपास किस्मों की पहली पीढ़ी है, बीटी कपास किस्मों की पहली पीढ़ी बॉलगुआर्ड फर्स्ट है, प्रजाति है उसकी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28, विश्व में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन की अधिकता वाली मक्का की OPEC2 जीन का क्वालिटी प्रोटीन किसने विकसित की है, जिसको वर्ष 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला? तो ये आप जानते हैं मक्के पर किसने काम किया है? एस के वसल ने मक्के पर काम किया है, यानी कि आंसर इसका डी सही है, 28 का आंसर डी। 29 है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति सभी जानते हैं फल से संबंधित है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, यानी कि आंसर सी। क्वेश्चन 30 है, कीट नियंत्रण की 2 या 2 से अधिक विधियों का प्रयोग करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए कीटों की संख्या को आर्थिक नुकसान स्तर से नीचे रखना क्या कहलाता है? आईपी पद्धति होगी, 5% से नीचे रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, रोधी किस्मों का चयन फास फसलें उगाना कीट नियंत्रण की कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? आंसर होगा डी, कृषण विधि, 31 का डी, कृषण विधि होगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 का है कि ट्राइकोग्रामा स्पीसीज कौन सी फसलों में तना छेदक कीटों के निदान हेतु जैविक कारक के रूप में काम आता है? इसमें तो हम जानते हैं कपास भी है, धान भी है, गन्ना भी है, ये उपयुक्त सभी में जो है ट्राइकोग्रामा स्पीसीज काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में है, एपिरिकेनिया मेलालोनेका किस कीट का परजीव्याव यानी कि पैरासिटॉइड है? एपिरिकेनिया मेलालोनेका किस कीट का परजीव्याव है? 33 का यह हो जाएगा आपका डी, गन्ने का पायरिला कीट का है, गन्ने का पायरिला कीट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में है, कौन सा परजीवी कीट अंड परजीव्याव कहलाता है? तो इसमें ट्राइकोग्रामा स्पीसीज जो है ये परजीवी कीट अंड परजीव्याव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में है, NPV वायरस घोल का प्रयोग कौन से कीट की रोकथाम हेतु किया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका कपास एवं चने के लटों के लिए प्रयोग किया जाता है, कपास और चने के लटों के लिए, ये बी आंसर सही है, 35 का बी। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 36 में है, सब्जियों एवं फल वृक्षों में जड़ों में गांठें बनाने वाला सूत्रकृमि कौन सा है? सब्जी और फलों में पूछ रहा है कि जड़ों में गांठें बनाने वाला कौन है? जड़ों में गांठें बनाने वाला कौन है? तो मिलोइडोगाइनी स्पीसीज है, सी आंसर सही होगा, मिलोइडोगाइनी स्पीसीज फल सब्जियों के जड़ों में गांठें बनाने का काम करता है, मिलोइडोगाइनी स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से पौधों से प्राप्त कीटनाशी, अच्छा कौन सी कीटनाशी इसमें बताना है जो कि पौधों से प्राप्त होती है? तो पौधों से देखिए निकोटीन तंबाकू से प्राप्त होता है, पता है आप लोगों को, ये भी कीटनाशी है। और एक पायरेथ्रम, निकोटीन और पायरेथ्रम ये दोनों जो है पौधों से प्राप्त होती है, यानी कि आंसर इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी, यानी डी में दोनों दिया है, निकोटीन भी दिया है और पायरेथ्रम भी दिया है। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर है 38 में दिया है, 38 में दिया है कि निम्न में से कौन सा भंडारण का कीट है? अब देखिए भंडारण का कीट इसमें बताना है आपको। भंडारण का कीट है ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम, ये ऑप्शन ए सही होगा इसमें, ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम जो है ये भंडारण का कीट है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा कीट चने का घुन कहलाता है? तो चने का घुन कौन सा कीट कहलाता है? निम्न से चने का घुन कौन सा कीट कहलाता है? 39 में है, इसमें आपका कैलेसोब्रूचस चाइनेंसिस जो है ये चने का घुन कीट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मध्य अवधि यानी कि मौसम पूर्वानुमान कितने समय तक मान्य होता है? तो ये 3 से 10 दिन तक मान्य होता है। मध्यम अवधि पूछ रहा है, मध्यम अवधि 3 से 10 दिन तक होता है, मौसम का पूर्वानुमान जो लगाया जाता है मध्यम अवधि जो 3 से 10 दिन का होता है।
क्वेश्चन नंबर 41 है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो ये तो हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि इसके लिए डी आंसर होगा CO2। CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 42 है समान हवा की गति के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? समान हवा की गति के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? तो आइसोटेक आंसर हो जाएगा डी। 42 का आंसर डी हो जाएगा, आइसोटेक कहलाती हैं। हवा की गति नापने का यंत्र क्या होता है? एनीमोमीटर। ये तो सभी लोग जानते हैं, हवा की गति नापने का यंत्र होता है एनीमोमीटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है सिंचाई की कौन सी विधि सब्जियों एवं फल वृक्षों के लिए श्रेष्ठ है? देखिए सिंचाई की कौन सी विधि सब्जियों एवं फल वृक्षों के लिए श्रेष्ठ है? उसमें देखिए ड्रिप सिंचाई विधि है। इसमें जो है 90 से 95% आप लोग जानते हैं कि जो है 90 से 95% इसमें वाटर यूज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए 45 है खरपतवारों द्वारा कौन सी फसल में सर्वाधिक उपज का नुकसान होता है? तो धान की जो सीधी बुआई जो लोग करते हैं उसमें ज़्यादा फसल का नुकसान होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46 में है उत्तरी मध्य भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण। उत्तरी मध्य भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण पूछ रहा है। तो इसमें क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिम से जो हवाएं जो चलती हैं वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 है कि वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से होती है, दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर। वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की जो दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हवाएं चलती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 48 देखिए मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। मिट्टी में खारापन है या क्षारीयता है, इसमें खेतों में जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। खेतों में जिप्सम का उपयोग करना चाहिए तो आपका खारापन और क्षारीयता समाप्त हो जाएगा। और अम्लीयता होगी तो जान लीजिए अम्लीयता के लिए जो चूने का प्रयोग किया जाता है। इसमें अम्लीयता पूछा नहीं गया, इसमें पूछा गया खारापन और क्षारीयता का। ठीक। तो खेतों में जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पोट्रस या पोटहर्ब उद्यान विज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित है? पोट्रस या पोटहर्ब उद्यान विज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित है? इसमें आंसर हो जाएगा ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर क्या होता है? ओलरीकल्चर यानी कि सब्जी विज्ञान, सब्जी की खेती के लिए। विटामिन ई की इकाई क्या होती है? विटामिन ई की इकाई क्या होती है? नहीं, विटामिन की इकाई क्या होती है? विटामिन की इकाई क्या होती है पूछ रहा है। तो विटामिन की इकाई हम जानते हैं इसमें कि mg भी है और IU यानी कि बी और सी। हाँ, बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। 50 का आंसर हो जाएगा डी। mg और IU में विटामिन को मापते हैं। ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है 51 है नाइसिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? नाइसिन या नियासिन एक ही बात है, नाइसिन कह लीजिए, नियासिन कह लीजिए। तो इसमें है आप देखिए विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं और ये आपका विटामिन ये निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। नाइसिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? नाइसिन निकोटिनिक अम्ल और विटामिन B3 यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका भी डी आंसर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52। हाँ, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 है ICMR के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन क्रमशः कितने ग्राम फल एवं सब्जी की आवश्यकता होती है? पहले इसने पूछा है फल और फिर पूछा है सब्जी। तो फल हो गया 120 और सब्जी हो गई 300 ग्राम। 120 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन। 52 का ए आंसर हो जाएगा। 53 है जीरोप्थैल्मिया रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? अगर जीरोप्थैल्मिया तो विटामिन ए हो गया। जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से होगा। विटामिन ए की कमी है तो जीरोप्थैल्मिया रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 निम्न में से विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन के सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत पूछ रहा है। विटामिन B2 का मतलब हो गया राइबोफ्लेविन का सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत कौन सा है? 54 में इसमें आंसर हो जाएगा आपका बेलपत्र और मेथी यानी कि आंसर डी, बेलपत्र और मेथी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 में है सहजना वही मतलब आप सहजन आप लोग खाए होंगे। सहजन जो होता है ड्रमस्टिक जो होता है मोरिंगा बोलते हैं। कौन से विटामिन का उपयुक्त स्रोत है? तो विटामिन सी होता है सहजन में विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 56 स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग 56 में देखिए स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। 56 स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है?
56 में है, इसका विटामिन सी ही होगा, इसका भी विटामिन सी है, ठीक है, यानी कि बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है, वसा प्राप्ति का सबसे उपयुक्त उदाहरण है, वसा प्राप्ति का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो अखरोट, यानी कि 57 का बी आंसर बिल्कुल सही है। वसा प्राप्ति के लिए अखरोट सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, सब्जियां एवं फलों में क्रमशः आयरन का सबसे उपयुक्त उदाहरण। इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि पहले सब्जियां पूछा है, उसके बाद फिर फलों का पूछा है। तो सब्जी पहले कौन सी है? अगेथी। करौंदा तो कन्फर्म है, करौंदा में आयरन ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे पहले अगेथी, अगेथी यानी सब्जी पहले पूछा है, उसके बाद फल पूछा है। तो अगेथी और करौंदा में जो है आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद है 59 देखिए, फाइलोक्यूनान में से फाइलोक्यूनान कौन से विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? फाइलोक्यूनान, ये तो विटामिन के का ही नाम है, विटामिन के फाइलोक्यूनान होता है, ठीक है। आंसर ए, 59 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60, क्वेश्चन नंबर 60 में है, वायु अवरोधक यानी कि विंड ब्रेक को बागानों में कौन सी दिशा में लगाना चाहिए? विंड ब्रेकर को बागानों की कौन सी दिशा में लगाना चाहिए? तो इसमें देखिए उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। आंसर इसका बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में, 60 का। क्वेश्चन नंबर आइए 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, छोटे पौधों को एक ट्रे से दूसरी ट्रे में अगर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या कहलाता है? छोटे पौधों को एक ट्रे से दूसरी ट्रे में स्थानांतरित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रीकिंग कहते हैं। प्रीकिंग के एक ट्रे में से दूसरे ट्रे में डाल रहे हैं, अभी बॉय नहीं कर रहे हैं, प्रीकिंग कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 62 है, पौधशाला में सबसे प्रमुख बीमारी जो होती है वो गलने की होती है, जड़ गलने लगता है पौधा, तना जो उसका अर्ध गलन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, मृदा को निर्जमीकरण करने हेतु फॉर्मल्डिहाइड रसायन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? तो 0.1% होना चाहिए, 0.1%। मृदा को निर्जमीकरण करने हेतु फॉर्मल्डिहाइड रसायन की सांद्रता 0.1% होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 में है, पर्णपाती पौधों में कटाई छंटाई का उपयुक्त समय क्या होता है? पर्णपाती यानी कि जब पत्ते झड़ने लगते हैं, जब सर्दियाँ आती हैं तभी होती है पर्णपाती में। तो पर्णपाती में आपका जनवरी और फरवरी में आपको कटाई छंटाई का कार्य करना चाहिए, ठीक। पर्णपाती पौधों में कटाई छंटाई का कार्य कब किया जाता है? जनवरी और फरवरी में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65वां क्वेश्चन है, अच्छे फलन हेतु कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या होना चाहिए? अच्छे फलन हेतु कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, देखिए कार्बन का कितना जो है उपयोग होता है इसमें, 65 में 3:2, यानी कि आंसर सी इसका सही होगा। 65 का आंसर सी सही होगा, 3:2 होना चाहिए। कार्बन का अनुपात 3 और नाइट्रोजन का अनुपात 2 होना चाहिए, तो आपका फल अच्छा होगा। आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? आम का खाने योग्य भाग जो है, आम का तो सभी लोग जानते हैं, मध्य फल वित्ती खाई जाती है आम की, गुठली छोड़ दो, छिलका छोड़ दो, बीज का मध्य फल वित्ती खा जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, सर्वाधिक उत्पादकता कौन सी फसल की है? सर्वाधिक उत्पादकता कौन से फसल की है पूछ रहा है। सर्वाधिक उत्पादकता में है मक्का में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि मक्के का वजन अधिक होता है। सर्वाधिक उत्पादकता किसी होगी? उत्पादकता पूछ रहा है, यानी कि प्रोडक्टिविटी, सर्वाधिक उत्पादकता प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है, यानी कि मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा मक्के में प्रोडक्शन होगा, उत्पादकता, ठीक, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता होगी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 69 में भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है, भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल, और इसमें उत्पादित होने वाली फसल पूछ रहा है, सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? तो सर्वाधिक उत्पादित होने वाली यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पे, सर्वाधिक क्षेत्रफल भी हो जाएगा, मतलब उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो सभी आप लोग जानते हैं कि जो धान की पैदावार जो सबसे ज़्यादा होती है प्रति हेक्टेयर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 में आइए, 70 में रबी बारानी में कौन सी दलहन फसल उगाई जाती है? रबी बारानी, देखिए ध्यान देखिए, रबी पूछ रहा है, रबी बारानी में, तो रबी बारानी में इसमें देखिए बारानी में कौन सी दलहन फसल उगाई जाती है? तो रबी बारानी में सबसे अच्छी दिखाई दे रही है चना, रबी बारानी में चने की फसल उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 1 क्यूसेक पानी की मात्रा होती है किसके बराबर? 1 क्यूसेक पानी की मात्रा किसके बराबर होती है? तो 28.3 लीटर के बराबर होती है। 1 क्यूसेक बराबर 28.3 लीटर, यानी कि सी आंसर सही है। 72 में देखिए, 72 में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड आपका जोधपुर में विकसित है, जोधपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? जोधपुर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? तो आपका करनाल में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, ए 73 का ए आंसर सही है। 74 देखते हैं, निम्न में से गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है, ये देखिए इसे पूछ रहा है 74 में कि गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है, तो काकरेज है, राठी है, लेकिन ये नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से विषाणु जनित पशु व्याधि नहीं है, अब देखिए विषाणु जनित नहीं है पूछा इसने, क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। देखिए ये ध्यान देने योग्य है कि विषाणु
कहाँ क्या पूछा, निम्न में से विषाणु जनित पशु व्याधि नहीं है। हाँ, विषाणु जनित पशु व्याधि नहीं है। तो देखिए एंथ्रेक्स जो है ये जीवाणु रहित है, जीवाणु सहित होता है। ये एंथ्रेक्स जो है जीवाणु से, तो एफएमडी और रेंडर पेस्ट, एफएमडी और रेंडर पेस्ट जो है ये आपका विषाणु रहित है, ठीक। एंथ्रेक्स क्या है, जीवाणु रहित है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 76, गरिमा किस्म किसकी है, तो मसूर की है। गरिमा किस्म किसकी है, मसूर की है। 77 है, क्लिस्टोगेमी कौन से फल वृक्ष में पाई जाती है, तो क्लिस्टोगेमी कौन से फल वृक्षों में पाई जाती है। क्लिस्टोगेमी तुम जानते हैं पपीते में भी पाई जाती है, अंगूर में, चीकू, तीनों में पाई जाती है। पपीता, अंगूर, चीनी वो चीकू तीनों में पाई जाती है। यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 77 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, 78 में साइकॉन्स कौन से फल का प्रकार होता है। तो साइकॉन्स जो है ये हम जानते हैं अंजीर का है, अंजीर बिल्कुल सही आंसर है। साइकॉन्स अंजीर का फल प्रकार है, जबकि अंजीर का पुष्पक्रम क्या होता है, हाइपेंथोडियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से ज़्यादा इथाइलिन का उत्पादन कौन सा फल करता है। तो सेब है, सेब जो इथाइलिन का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। 79 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, तो 12% होती है। सल्फर की मात्रा कितनी होती है, 12% होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, गेहूं के लिए नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर कौन से काम में लेते हैं, तो एजेटोबैक्टर, सी आंसर सही आपका, एजेटोबैक्टर काम में लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, मूंगफली, गेहूं, गन्ना आदि फसलों का फसल चक्र प्रतिशत होता है। मूंगफली, गेहूं और गन्ना, तो जान लीजिए मूंगफली और गेहूं मिलकर के एक वर्ष का हो जाएगा, और गन्ना 1 वर्ष की फसल है, यानी 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का मतलब हो गया, 2 वर्ष का मतलब हो गया 3 तो क्रॉप हो गई, नीचे 2 और गुणा कर दीजिए 100, इसको काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 150 वर्ष हो जाएगा, 150% हो जाएगा। आंसर हो गया इसका बी आंसर सही हो जाएगा, 82 का आंसर बी, ठीक, 150%। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, मृदा में CO2 की औसत मात्रा उपस्थित रहती है। मृदा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी उपस्थित रहती है हमेशा, 0.3%, यानी कि बी आंसर सही होगा इसका, 0.3%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 84, भारत में लाई गई धान की प्रथम किस्म कौन सी है। भारत में लाई गई धान की प्रथम किस्म कौन सी है, तो TN1 है। भारत में लाई गई धान की प्रथम किस्म TN1 है, ठीक, बी आंसर सही इसका। 85 में देखिए, धान की अप्रैल मई में बुआई कहलाती है। धान की अगर अप्रैल और मई में अगर आप बुआई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, धान की अप्रैल मई में बुआई करेंगे तो आपको उसको अस कहेंगे, अस। 85 का आंसर ए है, ठीक। 86 देखिए, गाय को 400 किलोग्राम भार, गाय का वजन जैसे 400 किलोग्राम है, तो उसको शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी दी जाएगी पूछ रहा है। इसमें 10 किलो दी जाएगी, 10 किलो दी जाएगी, यानी 2.5 किलो प्रति क्विंटल के हिसाब से होता है, जब यहाँ 2.5 किलो, 10 किलो हो गया, 400 किलो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, जल द्वारा मृदा क्षरण की अवस्थाओं का अवरोही क्रम पूछ रहा है। अवरोही क्रम मतलब जो सबसे अधिक, फिर से कम, फिर से कम, फिर से कम, तो इसमें आपका बी आंसर सही हो जाएगा, गली, रील, परत और बौछार, गली, रील, परत और बौछार, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 87 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछ रहा है, लाइसीमीटर काम आता है। लाइसीमीटर किस काम आता है, क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है लाइसीमीटर किस काम आता है। तो लाइसीमीटर आपका निचालन ह्रास का भी पता लगाता है, वाष्पोषण की मात्रा को भी ज्ञात करता है, यानी कि आंसर सी होगा, दोनों। क्वेश्चन नंबर 89 है, अनार में व्यापारिक प्रवर्धन किया जाता है। अनार में कलम द्वारा भी किया जाता है और गुटी द्वारा भी, कलम और गुटी दोनों द्वारा किया जाता है, यानी कि ए और बी दोनों आंसर सही, यानी कि डी आंसर इसका सही है, 89 का डी। अनार में कलम द्वारा भी प्रवर्धन होता है, गुटी द्वारा भी प्रवर्धन होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, बालू मृदा, सैंडी सॉइल जो होती है, में क्ले की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो बालू मृदा तो है तो वैसे ही दिखाई देगा, बालू ज़्यादा होगा और क्ले की मात्रा यानी कि सी इसका सही होगा, 15% से कम होगा, 15% से कम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 91, क्वेश्चन नंबर 91, पूसा लाल किस्म है। पूसा लाल शकरकंद की किस्म है। पूसा लाल किसकी किस्म है, शकरकंद, यानी कि आंसर ए सही है, ठीक है, 91 का आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, 92 है, दुर्गापुरा मधु किस फसल की उन्नत किस्म है। दुर्गापुरा मधु किस फसल की किस्म है, तो खरबूजा की किस्म है, दुर्गापुरा मधु खरबूजा की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 93 है, फूल गोभी के फल को कहते हैं, ये सभी जानते हैं, कर्ड कहते हैं, फूल गोभी के फल को कर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, प्याज की खरीफ में बोई जाने वाली किस्म है। अर्का कल्याण, अर्का प्रगति और N53 उपयुक्त सभी होगी। प्याज की ये तीनों किस्में जो हैं एक खरीफ में बोई जाती हैं। प्याज की अर्का कल्याण, अर्का प्रगति और N53 जो है प्याज की ये खरीफ में बोई जाने वाली प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, अम्लीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है। अम्लीय मृदाओं में तो कैल्शियम और मॉलिब्डेनम की कमी होती है,
कैल्शियम और मोलिब्डेनम की कमी होती है। सी और यानी डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है, ऐसी मृदाएं जिनका पीएच 8.5 से कम और ईएसपी 15% से कम तथा ईसी 4 डीएस प्रति मीटर से अधिक है तो मृदाएं कहलाती हैं। तो ऐसी जो मृदाएं होती हैं, यदि 8.5 से कम है तो कन्फर्म क्षारीय तो होगी नहीं, 8.5 से कम है तो क्षारीय नहीं होगी। और ईसी जो है 4 से अधिक है, ईसी आपकी 4 से अधिक है, तो ये कन्फर्म है कि जो है आपकी ये मृदा आपकी क्या होगी, लवणी होगी, क्षारीय नहीं है और अम्लीय हो नहीं सकती, क्योंकि 8.5 पीएच मान जब 8.5 है, अम्लीय तब होगा जब 7 से नीचे जब जाएगी। पीएच मान जब 7 से नीचे मिट्टी का पीएच मान जाएगा तब अम्लीय होगा। तो इसमें कंफर्म दिखाई दे रहा है कि जो है आंसर इसका सी सही हो जाएगा, लवणी मृदा हो जाएगी। 96 का सी आंसर सही है। 97 देखते हैं, पत्तियों के रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? तो पोटास भूमिका निभाता है कि रंध्रों के खुलने और बंद होने का काम जो है ये पोटास उसकी भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 98, ड्राई फार्मिंग की जाती है। देखिए ड्राई फार्मिंग क्या है ना, ड्राई फार्मिंग की जाती है। ड्राई फार्मिंग जो है 750 mm से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में ड्राई फार्मिंग की जाती है, यानी कि ए आंसर होगा। 98 का ए आंसर होगा। 99 देखिए, योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल सस्य जलवायु खंड है। योजना आयोग के अनुसार 15 सस्य जलवायु खंड है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी कि IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कानपुर में है। पल्स रिसर्च कहाँ है? कानपुर में। भारत में कौन सी श्रेणी का बीज तैयार नहीं किया जाता है? क्वेश्चन है, भारत में कौन सी श्रेणी का बीज तैयार नहीं किया जाता है? तो इसमें आप लोग जान रहे होंगे सब लोग कि इसमें पंजीकृत बीज नहीं तैयार किया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गेहूं में आधार बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर बॉइलिंग या मिलिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है? तो ये आपका धान से संबंधित है। किससे संबंधित है? धान से। अगला क्वेश्चन है, सुनैना किस्म है। सुनैना किसकी किस्म है? तो सुनैना मूंग की किस्म है। सुनैना मूंग की किस्म है। अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या रखते हैं। 1 हेक्टेयर में कितनी पौधों की संख्या रखी जाती है? तो 10,000 पौधों की संख्या रखी जाती है बीटी कपास में। अगला क्वेश्चन है 6, भारतीय अन्न भंडारण अनुसंधान संस्थान IIGS कहाँ स्थित है? ये हापुड़ में स्थित है, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मृदा में बालू, सिल्ट तथा मृतिका के कणों के सापेक्ष अनुपात को क्या कहते हैं? जब तीनों का अनुपात सापेक्ष होगा तो मृदा कणाकार कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्यतः मृदा का स्थूल घनत्व यानी कि बल्क डेंसिटी जो है वो कितना होता है? तो बल्क डेंसिटी 1.33 से 1.5 mg प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9, सांद्रित आहार। 9वां कह रहा है, सांद्रित आहार कैसा होता है? तो सांद्रित आहार में CF की मात्रा जो रखते हैं 18% से कम और तथा TDN रखते हैं वो 60% से अधिक रखा जाता है। ठीक है, आंसर इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टीमिंग अप से क्या तात्पर्य है? स्टीमिंग अप देखिए, स्टीमिंग अप का क्वेश्चन आंसर इसका जो सी होगा, क्योंकि गर्भित गाय को अतिरिक्त राशन देने को जो है स्टीमिंग अप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दूध के स्राव बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? तो गाय को प्रोलैक्टिन दिया जाता है। आंसर ए इसका सही है, 11 का आंसर ए, प्रोलैक्टिन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में है, नवजात को डिसबर्डिंग के करने की उपयुक्त आयु क्या है? नवजात जो पशु होता है उसका डिसबर्डिंग करने की आयु क्या है? तो जन्म से क्या मतलब 3 से 10 दिन के, जब जन्म ले लेता है उसके बाद 3 से 10 दिन की उम्र पे उसका डिसबर्डिंग कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है? तो जमुनापारी बकरी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14 है 14, इनमें से कौन सी दवा जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है? जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है तो फिनाइल जो है जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है। 14 का आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 15, डोकिंग की क्रिया किस पशु में की जाती है? तो डोकिंग की क्रिया आप लोग जानते हैं, डोकिंग की क्रिया जो है भेड़ में की जाती है। डोकिंग की क्रिया भेड़ में की जाती है, आंसर हो जाएगा बी इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, चूजों का एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना ये कैनाबोलिज्म कहलाता है, यानी कि आंसर सी हो जाएगा, 16 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो भेड़ के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में है कि बेसेक्टॉमी किससे संबंधित है? बेसेक्टॉमी किससे संबंधित है? तो बेसेक्टॉमी जो पशु की नसबंदी से संबंधित है, पशु जो नसबंदी की जाती है उसको बेसेक्टॉमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्कार्बिक अम्ल कौन से विटामिन का नाम है? स्कार्बिक अम्ल जो है कौन से विटामिन का नाम है? तो सब लोग जानते हैं, विटामिन सी को स्कार्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, बांझपन के लिए उत्तरदायी विटामिन ई है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है?
तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो B1, बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से। B1 का नाम क्या है? थायमीन। अगला क्वेश्चन है 22, स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन है के, सभी लोग जानते होंगे। फिर अगला 24, रिकेट या पिजन चेस्ट कौन से विटामिन की कमी से होता है? रिकेट या पिजन चेस्ट जो है कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो इसमें आप लोग देखिए विटामिन डी से रिकेट रोग होता है। ठीक, विटामिन डी की कमी से रिकेट रोग। अगला क्वेश्चन है 25, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004 में हुई थी। हम जल्दी जल्दी बताने इसलिए ताकि आप लोग केवल रिवीजन करिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 है आपका, ऑपरेशन फ्लड योजना। ऑपरेशन फ्लड योजना किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड योजना ये दुग्ध से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वी कुरियन यानी वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 28, देखिए नोरिन जीन किसने विकसित किया था? तो सब जानते हैं ये विदेशी थे, एनी बोरलाग। एनी बोरलाग ने नोरिन जीन को विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्यूपीएम किससे संबंधित है? तो क्यूपीएम आपका किससे संबंधित है? क्यूपीएम 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर सी होगा, प्रोटीन परिपूर्ण मक्का। प्रोटीन परिपूर्ण मक्का जो है क्यूपीएम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तेल यानी तिलहन उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आईपीएम में फसल चक्र अपनाना, गहरी जुताई करना, फसलें उगाना, रोधी किस्मों का चयन करना, ये सब कीट नियंत्रण की कौन सी विधि में आता है पूछा? तो कृषण विधि में आता है। आंसर सी, कृषण विधि में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32, कौन से जीवाणु के घोल का प्रयोग कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु काम में लेते हैं? तो बैसिलस घोल होता है। बैसिलस घोल को जीवाणु के नियंत्रण के काम में लेते हैं, जैविक नियंत्रण के काम में लेते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूत्रकृमि जो कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु काम में आते हैं। तो ईपीएन सूत्रकृमि जो है कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु काम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व में पहला कार्बनिक कीटनाशी कौन सा खोजा गया था? तो डीडीटी यानी कि गमक्सीन के नाम से जो आता था। इसका डी आंसर, 34 का आंसर डी सही है। ठीक है। 35 में ये पादपों से प्राप्त कीटनाशी का उदाहरण है। तो देखिए रोटेनान भी है, पायरेथ्रम भी है और निकोटीन भी है, तीनों सही आंसर डी हो गया इसका। 35 का आंसर डी होगा। 36 में है, निम्न में से कौन बरूथी नाशक है यानी कि माइटीसाइड कौन सा है? तो माइटीसाइड देखो माइट भी है, फॉस्माइट भी है और कैल्थेन भी, ये तीनों जो है बरूथी नाशक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी नस्ल का रोमन नाक और पिछली टांगों पर घने लंबे बालों का लक्षण पाया जाता है? तो ये जमुनापारी बकरी है जिसमें ये पिछली टांगों पे जो है उनके बाल मिलेंगे और जो नाक है वो रोमन नाक की तरह उसकी नाक होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या है? खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम है ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम। इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39, कैलोसोब्रूचस चाइनेंसिस किसका भंडारण कीट है? तो दलहन का भंडारण कीट है। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर है, निम्न में से चूहा नाशक दवा दो तरह का होता है। एक ब्रोमोडियन सही है और दूसरा जिंक फास्फाइड यानी कि ए और सी, यानी कि क्वेश्चन इसका डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ए और सी दोनों सही हैं। ब्रोमोडियोलोन और जिंक फास्फाइड दोनों से चूहे को नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से अनाजों के भंडारण का कीट है? तो अनाजों के भंडारण के लिए देखिए राइजोपथा डोमिनिका भी है और आपका सिट्रोगोना सीरियलेला भी है और ब्रोमोडियोलान भी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 है कोरसाइरा राइजोपथा डोमिनिका, सिटोट्रोगा सीरियलेला और कोरसाइरा सेफोलेनिका। आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि ये तीनों है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, सल्फास किसका व्यापारिक नाम है? तो आप लोग जान लेंगे एल्यूमिनियम फास्फाइड को ही सल्फास कहते हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा। 42 का आंसर बी। 43 को देखिए, 43 क्वेश्चन है, भंडारण के कीटों को मारने के लिए कौन सी दवा प्रयोग करते हैं? तो भंडारण के कीटों को मारने के लिए आपका सभी दवाइयाँ हैं। भंडारण के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड का भी प्रयोग करते हैं और क्लोरोपिक्रीन का भी करते हैं और EDB ये सभी हैं, यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा। 43 का आंसर डी। 44 देखिए, 44 में एल्यूमिनियम फास्फाइड कौन सी गैस स्रावित करती है? तो एल्यूमिनियम फास्फाइड जो है फास्फीन गैस स्रावित करती है। एल्यूमिनियम फास्फाइड कौन सी गैस स्रावित करती है? फास्फीन, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि PPN कौन सा खोजा गया? पहला पादप परजीवी जो है वो एग्यूना ट्रिटिसाई खोजा गया था। आंसर इसका सी है 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारत में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह कहलाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा शेषाद्री को सूत्रकृमि का पितामह कहते हैं भारत में।
क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि पीपीएन कब खोजा गया था? तो 1743 ईस्वी में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है 48, धान में उफरा रोग कौन से सूत्रकृमि द्वारा होता है? धान में उफरा रोग कौन से सूत्रकृमि द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डाइटिलेंकस एंगस्टस, डाइटिलेंकस लेंकस एंगस्टस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि कौन से सूत्रकृमि के लिए घरेलू संरोधन अपनाते हैं? घरेलू संरोधन कौन से सूत्रकृमि के लिए घरेलू संरोधन अपनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, आंसर हो जाएगा सी, 49 आंसर सी। 50 क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कौन सा सूत्रकृमि शिष्ट सूत्रकृमि कहलाता है? कौन सा सूत्रकृमि शिष्ट सूत्रकृमि कहलाता है? तो शिष्ट सूत्रकृमि में आप देखिए हेटेरोडेरा और ग्लोबोडेरा, ये दोनों जो है शिष्ट सूत्रकृमि कहलाते हैं। आंसर इसका हो जाएगा डी, 50 का आंसर डी। 51 क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा सूत्रकृमि दलहन का सूत्रकृमि कहलाता है? कौन सा सूत्रकृमि जो है दलहन का सूत्रकृमि कहलाता है? तो इसमें है आपका रोटेलेकुलस रेनिफॉर्मिस, रोटेलेकुलस रेनिफॉर्मिस जो है ये दलहन का सूत्रकृमि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, गेहूं की फसल में सबसे पहले कौन सा सूत्रकृमि खोजा गया था? गेहूं की फसल में सबसे पहले कौन सा सूत्रकृमि खोजा गया था? तो एग्यूना, आंसर इसका सी हो जाएगा। एग्यूना सूत्रकृमि जो है गेहूं की फसल में सबसे पहले खोजा गया था। एग्यूना सूत्रकृमि गेहूं की फसल में सबसे पहले खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है? सुनहरा सूत्रकृमि यानी कि गोल्डन नेमेटोड कौन कहलाता है? गोल्डन नेमेटोड कौन कहलाता है? सुनहरा सूत्रकृमि गोल्डन नेमेटोड कौन कहलाता है? तो इसमें ग्लोबोडेरा जो है गोल्डन नेमेटोड कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54 है। 54 क्वेश्चन में देखिए, 54 में पूछ रहा है कौन सा सूत्रकृमि सिट्रस नेमेटोड कहलाता है? कौन सा सूत्रकृमि सिट्रस नेमेटोड कहलाता है? तो ट्राइलेंकुलस सेमी पेनेट्रांस, ट्राइलेंकुलस सेमी पेनेट्रांस जो है यानी आंसर बी सही है इसका, 54 का बी। 55 में देखिए, कौन सा सूत्रकृमि आलू की फसल में नुकसान पहुंचाता है? तो आलू की फसल में नुकसान पहुंचाने वाले दो सूत्रकृमि हैं, इनकी आंसर सी हो जाएगा इसका, ग्लोबोडेरा और डाइटिलेकस, ग्लोबोडेरा और डाइटिलेकस। 55 का सी आंसर सही है। इसमें ये 56 में है, विश्व में खोजा गया पहला सूत्रकृमि नाशक था? विश्व में खोजा गया पहला सूत्रकृमि नाशक कौन सा था? तो विश्व में खोजा गया पहला सूत्रकृमि नाशक CS2 था, यानी कि आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 57 मूल गांठ सूत्रकृमि को भगाने के लिए कौन सी फसल उगाते हैं? मूल गांठ सूत्रकृमि को भगाने के लिए कौन सी फसल उगाते हैं? इसमें हजारा एक फसल आती है, हजारा, आंसर ए इसका सही होगा, हजारा फसल उगाते हैं मूल गांठ की सूत्रकृमि को अगर जो है भगाना चाह रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 58 में है, डीडी सूत्रकृमि नाशक की खोज कब की गई थी? डीडी सूत्रकृमि नाशक की खोज कब की गई थी? तो 1943 कार्टर द्वारा खोज की गई थी, 1943 में कार्टर ने खोज की थी डीडी सूत्रकृमि नाशक की। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरलेसिया या गेंट सेल कौन से सूत्रकृमि के आक्रमण के लक्षण हैं? कौन से सूत्रकृमि के लक्षण हैं? इसमें आंसर हो जाएगा मेलोडोगाइनी सूत्रकृमि, यानी कि आंसर बी सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, फसल चक्र अपनाना कौन से सूत्रकृमि का प्रभावी नियंत्रण है? फसल चक्र अपनाना कौन से सूत्रकृमि का प्रभावी नियंत्रण है? जिसमें बी आंसर हो जाएगा हेटेरोडेरा, 60 का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, बेलपत्र के पुष्प में फल बनने में लगभग कितना समय लगता है? बेलपत्र के पुष्प में फल बनने में 11 माह का समय लगता है। कितना समय लगता है? 11 माह का, यानी कि 61 का आंसर बी सही होगा। ठीक है, 62 देखिए, निम्न में से कट फ्लावर का उदाहरण नहीं है। अभी कट फ्लावर का उदाहरण नहीं है पूछा, गुलाब जानते हैं आप लोग कट फ्लावर का उदाहरण है, हाँ गुलाब कट फ्लावर का उदाहरण है, ग्लेडियोलस भी कट फ्लावर का उदाहरण है, गुलाबी और ग्लेडियोलस भी कट फ्लावर का उदाहरण है, कार्नेशन भी कट फ्लावर का उदाहरण है, लेकिन रजनीगंधा नहीं है। रजनीगंधा आंसर इसका सही होगा, नहीं वाला बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 63 है, नींबू में ट्रस्टेजा रोग का वाहक होता है? नींबू में ट्रस्टेजा रोग का वाहक एफिड होता है, बी, 63 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक, 64 देखिए, 64 में है मेटाजीनिया निम्न में से किस फल वृक्ष में पाया जाता है? मेटाजीनिया किस फल वृक्ष में पाया जाता है? तो मेटाजीनिया खजूर में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, आम निम्न में से है, आम निम्न में से क्या है? आम निम्न में से 65 का आंसर हो जाएगा आपका, आम निम्न में से चतुर्गुणित है, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 65 के बाद 66 है, निम्न में से सब्जियों की रानी कहा जाता है? सब्जियों की रानी किसको कहा जाता है? तो सब्जियों की रानी तो सभी को पता है, सब्जियों की रानी जो भिंडी को कहा जाता है। ठीक है, सब्जी की रानी भिंडी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान CISH कहाँ स्थित है? CISH कहाँ स्थित है? केंद्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है, 67 का बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 में सब्जियों में कितने प्रतिशत तक वसा की मात्रा पाई जाती है? तो सब्जियों में 0.1% से कम वसा की मात्रा पाई जाती है, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। 68 का आंसर ए। ठीक है, उसके बाद
69 का आम की कौन सी किस्म में सर्वाधिक मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या होती है? तो इसमें बॉम्बे ग्रीन में मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन 70 निम्न में से बल्ब या सल्क जो है के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। बल्ब या सल्क द्वारा प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो रजनीगंधा जो है बल्ब या सल्क के द्वारा प्रवर्धन होता है। रजनीगंधा का प्रवर्धन बल्ब या सल्क द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है निम्न में से कौन फल में मादा एकलिंगा श्री पुष्प पाए जाते हैं? मादा एकलिंगा श्री पुष्प किसमें पाए जाते हैं? तो 71 में, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका अंजीर। अंजीर में मादा एकलिंगा श्री पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है 72 क्वेश्चन नंबर है नींबू का व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो नींबू का बीज द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, नींबू में व्यावसायिक प्रवर्धन जो है बीज द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है पेरिकार्प कौन से फल का खाने योग्य भाग होता है? पेरिकार्प कौन से फल का खाने योग्य भाग होता है? तो अंगूर में पेरिकार्प खाया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। 74 देखिए उत्तर भारत में अंगूर की प्रूनिंग कब की जाती है? उत्तर भारत में अंगूर की जो प्रूनिंग की जाती है, तो उत्तर भारत में अंगूर की प्रूनिंग दिसंबर जनवरी में की जाती है। आंसर ए इसका सही होगा। इस समय अंगूर की प्रूनिंग चल रहा है। ठीक है, अंगूर की प्रूनिंग का समय है ये। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंगूर में संधाई की कौन सी विधि में सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है? अंगूर की संधाई की कौन सी विधि है जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन लेते हैं? तो पंडाल जानते हैं आप, ऊपर जैसे पंडाल बना लिया जाता है, पंडाल वाले में ज़्यादा अंगूर होता है, यानी कि आंसर इसका डी है। 75 का आंसर डी। 76 में बेलपत्र का प्रवर्धन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? बेलपत्र 76 है, बेलपत्र का कौन सी विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? तो बेलपत्र में आपका आंसर हो जाएगा पेज कलिकायन, पेज की द्वारा, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा, पेज कलिकायन। 77 में है लहसुआ का कुल क्या है? 77 है लहसुआ का कुल क्या है? लहसुआ का कुल है बोरेजिनेंसी। लहसुआ का कुल आंसर ए हो, 77 का ए हो जाएगा आंसर बोरेजिनेंसिस, लहसुआ का कुल है। 78 निम्न में से बील की किस्म है? 78वां क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से बील की किस्म है? निम्न में से बील की किस्म क्या है? तो गोमायसी, ये बील की किस्म है। ठीक है, 78 गोमायसी बील की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 79 है मैंगो माल फॉर्मेशन को रोकने के लिए कौन से हार्मोन काम में लिया जाता है? मैंगो माल फॉर्मेशन अगर रोकना है तो कौन से हार्मोन को काम में लिया जाता है? तो NAA का प्रयोग किया जाता है मैंगो माल फॉर्मेशन रोकने के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्न में से ट्रिस्टेजा विषाणु, यानी ट्रिस्टेजा विषाणु, ट्रिस्टेजा वायरस मतलब रोग सूचक कौन सा है? ट्रिस्टेजा वायरस सूचक कौन सा है? तो नींबू जो है ट्रिस्टेजा वायरस सूचक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81। एक मिनट, क्वेश्चन 81 केले का बीज रहित होने का क्या कारण है? केले का बीज रहित होने का क्या कारण है? तो केले का बीज रहित होने का कारण है पार्थिनोकार्पी के कारण जो केला बीज रहित होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 82। क्वेश्चन नंबर 82 है निम्न में से उद्यान मटर किसमें है? उद्यान मटर हिसार हरित वन जो है उद्यान वाली मटर है। हिसार हरित जो प्रजाति है उद्यान की मटर है। मटर में किस प्रकार का परागण पाया जाता है? तो मटर में सभी जानते हैं कि मटर में जो है स्वपरागण पाया जाता है, इसलिए मेंडल ने मटर पे ही खोज किया था, मटर में स्वपरागण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है चने के दानों में प्रोटीन पाया जाता है। चने के दानों में प्रोटीन 21.1% पाया जाता है। चने के दानों में प्रोटीन 21.1% पाया जाता है। इसी तरह से आप ध्यान रखिएगा जो अरहर होता है, अरहर में भी 21% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है चिकपी के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? 85 देखिए चिकपी के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? तो चिकपी के नाम से चने को जानते हैं, चने को चिकपी भी कहा जाता है। 86 है चने की प्रमुख व्याधि है। चने की प्रमुख व्याधि उकठा भी है और झुलसा भी है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए धान की एसआरआई विधि में प्रति हेक्टेयर बीज दर रखा जाता है। तो एसआरआई विधि में 25/25 रखते हैं, ये ध्यान रखिए 25/25 कहाँ पे है? धान की एसआरआई विधि में प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। प्रति हेक्टेयर बीज दर पूछ रहा है, प्रति हेक्टेयर बीज दर, ये आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगता है धान की एसआरआई में। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए सामान्य धान व एसआरआई धान विधि में पौधों की दूरी रखते हैं। सामान्य धान में 20/10 रखते हैं, कहाँ है 20/10, और एसआरआई में रखते हैं 25/25, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा इसका। 88 का आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 है अमोनियम सल्फेट किस फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है? अमोनियम सल्फेट तो देखिए मूंगफली में भी दिया जाता है, धान में भी और गन्ने में भी, यानी कि सभी के लिए हो गया। 89 का आंसर हो गया डी। 90 है धान में फसल का जैव उर्वरक। 90 है धान में फसल का जैव उर्वरक कौन सा है? तो धान की फसल का जैव उर्वरक एजोला भी है, बीजीए भी है, एजोला फन नाबीना, यानी सभी हो गया इसमें भी। 91 धान की फसल में नत्रजन उर्वरक कौन से क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? नत्रजन उर्वरक कौन से क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? तो अपचयित क्षेत्र में, यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 91 का बी। 92 का धान की फसल में कौन सा शाकनाशी सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है? धान की फसल में ब्यूटाक्लोर सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं जब धान की रोपाई किया जाता है तो उसमें जब पानी लगा होता है तो धान की रोपाई के बाद ये ब्यूटाक्लोर को लग दिया जाता है, ताकि एक मतलब जैसे ये प्री इमरजेंसी मतलब खरपतवार निकलने से पहले खरपतवार नियंत्रण हो जाए, इसके लिए ब्यूटाक्लोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 93 धान की फसल में डेड हार्ट या व्हाइट ईयर लक्षण कौन से कीट से होते हैं? डेड हार्ट या व्हाइट, ये तो पीला तना छेदक है, यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा। 93 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 धान के खेत में हापर बर्न किस कीट के प्रभाव से होता है? धान के खेत में हापर बर्न ये बीपीएच कीट होता है, बीपीएच कीट के प्रभाव से होता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 है धान की फसल में ग्रासी स्टंट टुंगरो व्याधि किससे होता है? तो वायरस के द्वारा होता है। ठीक है। धान की फसल में ग्रासी स्टंट वायरस के द्वारा होता है।
अगला क्वेश्चन है 96, भारत में सर्वप्रथम कौन सी गेहूं की किस्म आयातित की गई थी? तो भारत में सोनेरो 63 भी है, सोनेरो 64 भी है और लरमा रोजो भी, ये सभी हो गया। यानी कि 96 का आंसर हो गया डी सभी। सोनेरो 63, सोनेरो 64 और लरमा रोजो, तीनों वैरायटियां जो है गेहूं की, ये बाहर से आयातित की गई थी भारत में सर्वप्रथम, सबसे पहले। गेहूं की एक जीन बौना किस्म है, गेहूं की एक जीन बौना किस्म है। ये सोनालिका है एक जीन बौना किस्म, सोनालिका एक जीन बौना किस्म है। आंसर ए हो जाएगा 97 का। 98 देखिए, 98 में है कह रहा है गेहूं की बौनी किस्म में बीजों की गहराई रखते हैं। गेहूं की बौनी किस्म में, अगर बौनी किस्म है गेहूं की, तो उसमें बीजों की गहराई कितनी रखेंगे? तो 4 से 5 सेंटीमीटर गेहूं में बीजों की गहराई रखेंगे। 99 गेहूं के बीजों की बुआई की श्रेष्ठ विधि है। गेहूं की बुआई की श्रेष्ठ विधि सीड कम फैक्ट्री ड्रिल है। सीड कम फैक्ट्री ड्रिल जो पंतनगर से निकाली गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 पूरा होता है, लास्ट क्वेश्चन है ये। कौन सी फसलों में जिंक की कमी पाई जाती है? कौन सी फसलों में जिंक की कमी पाई जाती है? तो आप लोग देखेंगे कि मक्के में भी जिंक की कमी पाई जाती है, गेहूं में भी, धान में भी, यानी कि डी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है तंबाकू की फसल में सस्य क्रियाओं का सही क्रम क्या है? तो तंबाकू की फसल में सस्य क्रियाओं का सही क्रम, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, टॉपिंग, डिस्करिंग, प्राइमिंग और क्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है WCC 75 किस फसल की किस्म है? WCC 75 किस फसल की किस्म है? तो WCC 75 आपकी बाजरा की किस्म है। आंसर डी हो जाएगा इसका दूसरे का। तीसरे का है हरित बाली रोग किस फसल का प्रमुख रोग है? हरित बाली रोग किस फसल का प्रमुख रोग है? हरित बाली रोग बाजरे का प्रमुख रोग है, यानी कि आंसर ए, तीसरे का आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा कह रहा है कौन सी फसल कैमल क्रॉप के नाम से जानी जाती है? कौन सी फसल कैमल क्रॉप के नाम से जानी जाती है? तो ज्वार, यानी कि आंसर बी, ज्वार हमारा कैमल क्रॉप के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सी फसल को मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है? मोटे अनाजों का राजा किससे कहा जाता है? तो आंसर ए, ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ज्वार में कौन सा विषैला अम्ल पाया जाता है? तो ज्वार में प्रूसिक अम्ल पाया जाता है, धुरीन और HCN, यानी कि आंसर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में सर्वप्रथम किस अनाज वाली फसल की संकर किस्म आई? भारत में सबसे पहले किस अनाज वाली फसल की संकर किस्म आई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सबसे पहले क्या आया था? मक्का। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों भारत में अनाजों की कौन सी किस्म सर्वप्रथम विकसित की गई? तो गंगा 1 विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है मक्का का पौधा होता है, मक्का का पौधा द्विलिंगाश्री होता है। मक्का का पौधा कैसा होता है? तो द्विलिंगाश्री होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है एमास्कुलेशन की क्रिया किस फसल से संबंधित है? एमास्कुलेशन की क्रिया मक्का से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 एमास्कुलेशन की क्रिया पौधे में किस कारण के लिए की जाती है? एमास्कुलेशन की क्रिया पौधे में किस कारण के लिए की जाती है? तो एमास्कुलेशन की क्रिया संकर बीज प्राप्त करने के लिए मक्के में की जाती है। एमास्कुलेशन की क्रिया संकर बीज प्राप्त करने के लिए मक्के में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 संकर मक्का की बीज दर कितनी होती है? संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम होती है। संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रति हेक्टेयर खरीफ मक्का में पौधों की संख्या होती है? प्रति हेक्टेयर खरीफ मक्का में पौधों की संख्या 66,000 होती है। 66,000 होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है वायुमंडल की क्षणिक निरंतर परिवर्तनशील अवस्था को क्या कहते हैं? तो क्षणिक जो परिवर्तनशील अवस्था होती है उसको मौसम कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कौन से मानसून से वर्षा होती है? भारत और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः दक्षिण और पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है वर्षाकालीन दिवस कहलाता है। वर्षाकालीन दिवस कहलाता है तो 2.5 mm से अधिक अगर वर्षा होती है एक दिन में तो वो वर्षाकालीन दिवस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 हिसार सोनाली किस्म किसकी है? तो हिसार सोनाली किस्म आपकी मेथी की है। हिसार सोनाली किस्म मेथी की है। क्वेश्चन नंबर 18 मेथी में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं? तो मेथी में राइजोबियम मेलिलोटाई काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से मसालों में पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम करते हैं। मसालों में पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम किससे करते हैं? तो गंधक के चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सल्फ्यूरिक अम्ल 0.1% का छिड़काव या केराथेन 0.25 का छिड़काव, यानी कि ये तीनों आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है राजस्थान में ICAR का राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में है? ये तो अजमेर तवीजी में है। आंसर इसका डी सही हो जाएगा। अजमेर तवीजी राजस्थान में राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, चारे वाली फसलों का राजा कहलाती है। चारे वाली फसलों का राजा बरसीम, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, हे बनाने के लिए उपयुक्त फसल है। हे बनाने के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है, इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो हे बनाने के लिए उपयुक्त फसल है रिजिका व बरसीम। रिजिका और बरसीम जो है बनाने के लिए उपयुक्त फसल है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, खदरावी किस फसल की किस्म है। खदरावी किस फसल की किस्म है, तो खदरावी बरसीम की भी है, खदरावी खजूर की भी है, इन दोनों की, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूसा जाइंट किस्म है। पूसा जाइंट किस्म है। पूसा जाइंट किस्म जो है, जैसे कि पूसा जाइंट तो बरसीम का भी होता है, नेपियर घास का भी है और पपीते का भी है, यानी कि पूसा जाइंट किस्म तीनों, यानी कि आंसर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, बरसीम का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है। बरसीम का आपत्तिजनक खरपतवार, तो ये कासनी होता है। बरसीम का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा होगा, कासनी। क्वेश्चन नंबर 26, बरसीम के बीजों को उपचारित करने के लिए राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं। तो बरसीम के बीजों के लिए राइजोबियम ट्राइफोलाई काम में लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में है, रिजका व बरसीम की पहली कटाई कब की जाती है। रिजका व बरसीम की पहली कटाई कब की जाती है, तो बुआई के 55 दिन बाद रिजका हो या बरसीम हो उसकी कटाई की जाती है। रिजका व बरसीम में पहली कटाई से में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए क्रमशः कौन सी फसलें साथ में उगाई जाती हैं। तो आप लोग देखेंगे कि बरसीम है, रिजका है, इसमें कौन सी फसल साथ में डाल देते हैं इसमें, तो सरसों डाल देते हैं और एक ना कासनी, सरसों और कासनी। आंसर 28 का आंसर सी। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, रिजका व बरसीम में सरसों व कासनी अधिक उपज प्राप्त करने के लिए लगाई जाती है, वह किस प्रकार की फसल का उदाहरण हो जाता है। ऐसे पूछ रहा है कि किस प्रकार की फसल का उदाहरण हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको सहायक फसल कहा जाता है। 29 का बी आंसर सही होगा, क्या कहा जाता है उसको, सहायक फसल। क्वेश्चन नंबर 30 है, रिजका व बरसीम में अमरबेल व कासनी की रोकथाम के लिए बीजों को उपचारित करते हैं। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, 10% नमक के घोल से उपचारित कर लेंगे आप। तो इससे क्या होगा कि जो अमरबेल और कासनी के जो बीज होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, पानी के ऊपर आ जाएंगे, और उधर आप उसको आसानी से छानकर अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, रिजका कौन से कुल की फसल है। क्वेश्चन नंबर 31, रिजका कौन से कुल की फसल है। तो रिजका देखिए आपका लेग्यूमिनेसी या पोएसी दोनों एक ही है, ये तो आंसर इसका हो जाएगा डी। रिजका लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल की फसल है। क्वेश्चन नंबर 32 है, रिजके की फसल है। 32 में कह रहा है रिजके की फसल है, क्या है रिजके की फसल, तो रिजके की फसल आपका एक वर्षीय भी है और रिजके की फसल बहुवर्षीय भी है, इसमें भी आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पशुओं का आफरा यानी कि ब्रोड रोग जो होता है वो कैसे होता है, कह रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं पशुओं को, कि बरसीम है या रिजका है, जो हरा चारा जो ज़्यादा खिला दिया जाता है तो उससे पशुओं को अफारा रोग होना चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में है, सिरसा 8 किस्म है। सिरसा 8 किसकी किस्म है, तो सिरसा 8 रिजका की किस्म है। रैम्बलर किस्म, रैम्बलर भी, ये भी रिजका की किस्म है। सिरसा 8 और रैम्बलर रिजका की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, रिजका प्रति हेक्टेयर रिजका की बीज दर कितनी लगती है। प्रति हेक्टेयर रिजका की बीज दर कितनी लगती है, तो प्रति हेक्टेयर रिजका की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम लगती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 में कह रहा है, रिजके की फसल में बीजों को राइजोबियम की किस प्रजाति से उपचारित करते हैं। तो रिजके की फसल में बीजों को राइजोबियम मेलिलोटाई से उपचारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 में है, कैंट किसकी किस्म है। कैंट किसकी किस्म है, तो कैंट सोयाबीन की भी होती है, कैंट बरसीम की भी होती है, कैंट जई की भी, यानी कि आंसर डी सही है, 39 का आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, हे एवं साइलेज दोनों के लिए उपयुक्त फसल है। हे और साइलेज दोनों के लिए उपयुक्त फसल कौन सी हो जाएगी, जई। जई जो है हे के लिए भी उपयुक्त है और साइलेज के लिए भी उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जई की किस्म है। जई की किस्म है, जई की किस्म क्या है, देखिए कोचमैन, कैंट और अल्जेरियन, ये सभी जो है जई की किस्म है। कोचमैन, कैंट और अल्जेरियन जई की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सी फसल अल्फा अल्फा के नाम से जानी जाती है। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, रिजका जो है अल्फा अल्फा के लिए जानी जाती है, रिजका फसल को अल्फा अल्फा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए गर्मियों में भेड़ व बकरियों को खेतों में रखते हैं, कहाँ पे, राजस्थान में। राजस्थान में भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए भेड़ बकरियों को राजस्थान में खेतों में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, साधारणतः गाय भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है। साधारणतः गाय भैंस के शरीर का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, भैंस की नस्ल में जो मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है कौन सी भैंस है, तो जाफराबादी भैंस। जाफराबादी भैंस को मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। 46 है, पशुपालन में सामान्यतः पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH किस काम आता है। तो KOH जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो आपके सींग रोधन के काम आता है।
पशुओं में सींग रोधन के काम आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि गाय के दूध में बुखार यानी कि मिल्क फीवर रोग किस कारण होता है? तो मिल्क फीवर रोग जो होता है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, जिस दूध में वसा नहीं हो वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है जिस दूध में वसा ना हो वह क्या कहलाता है? तो स्किम्ड मिल्क कहलाता है। क्या कहलाता है? स्किम्ड मिल्क। क्वेश्चन नंबर 49 है, वैज्ञानिक विधि से दही जमाने के लिए गर्मियों में जामन यानी कि स्टार्टर की जो मात्रा होती है वो कितनी रखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1% रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 1% रखी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, दूध में पाया जाने वाला डाइसेकेराइड है। क्वेश्चन 50 का कह रहा है दूध में पाया जाने वाला डाइसेकेराइड है। दूध में पाया जाने वाला डाइसेकेराइड को क्या कहते हैं? तो लैक्टोज कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लैक्टोज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, मुर्गियों में सर्वोत्तम मांस उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है? तो कार्निस। इसका आंसर बी हो जाएगा। कार्निस मुर्गी जो है सर्वोत्तम मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मुंहपका खुरपका रोग का कारण है। मुंहपका खुरपका रोग का मुख्य कारण क्या है? विषाणु। खुरपका मुंहपका रोग जो है ये विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अमृत महल एक नस्ल है। अमृत महल ये गाय की नस्ल है। अमृत महल गाय की नस्ल है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 में खेत की जल उपयोग दक्षता यानी कि वाटर यूज एफिशिएंसी ज्ञात कैसे की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपज बटे जलमांग। क्वेश्चन नंबर 55 है, बरु का प्रवर्धन किससे होता है? बरु देखिए घास है। बरु क्या होता है? घास होता है। बरु घास का प्रवर्धन किससे होता है पूछ रहा है। तो बरु घास का प्रवर्धन जो तना राइजोम से होता है। ठीक, आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, हिरनखुरी का प्रवर्धन किससे होता है? हिरनखुरी का प्रवर्धन किससे होता है? तो हिरनखुरी का प्रवर्धन भूमिगत जड़ से होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 57। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सबसे ज़्यादा शाकनाशी कौन सी फसल में प्रयुक्त होती है? तो ये सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा खरपतवारनाशी किसमें डालते हैं? धान में। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 है, एलिलोपैथी है। एलिलोपैथी है। एलिलोपैथी क्या है? तो मुख्य फसलों पर खरपतवारों द्वारा हानिकारक प्रभाव। मुख्य फसलों पर जो खरपतवारों द्वारा जो हानिकारक जो प्रभाव होता है उसको एलिलोपैथी के नाम से जानते हैं। कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 59 में है, कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? तो हजार दाना खरपतवार का उदाहरण है। इसमें आंसर सी हो जाएगा, हजार दाना खरपतवार का उदाहरण है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, निम्न में से रवि का खरपतवार कौन सा है? तो रवि का खरपतवार कृष्णनील भी है, प्याजी भी है, सेंजी भी है, यानी कि आंसर डी हो जाएगा 60 का डी। क्वेश्चन नंबर 61 है, द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है, इसमें जंगली प्याज भी द्विवर्ष का है, जंगली गोभी भी, जंगली गाजर भी, तीनों जो है द्विवर्षीय खरपतवार है। 62 है, बहुवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। तो बहुवर्षीय खरपतवार देखिए, गाजर घास भी है, कांस भी है और बरू घास भी है। इसका भी आंसर डी हो जाएगा, यानी कि तीनों ही बहुवर्षीय खरपतवार हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सा खरपतवार सेज कहलाता है? इसमें मोथा है कि सेज कहलाता है? मोथा की जो गांठें ऐसी होती हैं कितनी जल्दी नहीं जाती। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 में है, पूर्ण तने का परजीवी खरपतवार है। पूर्ण तने का परजीवी खरपतवार कौन सा है? तो इसमें देखिए अमरबेल आपने देखा होगा जो लपेट के चलती है, यही पूर्ण तने का परजीवी खरपतवार है। क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है, कौन सा खरपतवार गोल्डन के नाम से जाना जाता है? गोल्डन के नाम से कौन सा खरपतवार जाना जाता है? तो ये अमरबेल है जो गोल्डन के नाम से जाना जाता है, गोल्डन थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 66 है, बागानी फसलों का अल्पतना परजीवी खरपतवार है। बागानी फसलों का अल्पतना परजीवी खरपतवार है लोरेंथस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, सरसों एवं सोलेनेसी कुल की फसल का प्रमुख यानी पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार कौन सा है? प्रमुख पूर्ण जड़ परजीवी। तो पूर्ण जड़ परजीवी जहाँ जाए वहाँ आप जानना चाहिए कि ओरोबैंकी क्या है? ओरोबैंकी पूर्ण जड़ परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 68 है, 68 है, अकृषित क्षेत्र खरपतवार है। अकृषित क्षेत्र खरपतवार, अकृषित क्षेत्र खरपतवार में आ जाएगा आपका डी, यानी कि गोखरू भी है और गाजर घास यानी पार्थेनियम और लेंटाना तीनों है। आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, खरपतवारों का नए क्षेत्रों में विस्तार को रोकना क्या कहलाता है? इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिबंध और निरोधात्मक उपाय। आंसर सी हो जाएगा इसका 69 का। 70 का है, खरपतवारों को स्थापित होने के बाद पूर्णतः नष्ट करना क्या कहलाता है? खरपतवारों को स्थापित होने के बाद पूर्णतः नष्ट करना उन्मूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 71 है, जैविक शाकनाशी यानी कि बायो हर्बिसाइड का उदाहरण। बायो हर्बिसाइड का उदाहरण क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सभी। इसमें क्यों कि लुबाओ 2 भी है, डिवाइन भी कहलाता है और कोलेगो। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 72 यानी 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? गाजर घास का जैविक नियंत्रण कीट कौन से कीट से किया जाता है? किस कीट से किया जाता है? तो ये काफ़ी लोग जानते होंगे, जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा कीट से जैविक नियंत्रण किया जाता है गाजर घास का। क्वेश्चन नंबर 73 है,
वर्णात्मक शाकनाशी का उदाहरण है। वर्णात्मक वर्णात्मक का मतलब होता है सेलेक्टिव सेलेक्टिव हर्बिसाइड। सेलेक्टिव हर्बिसाइड देखिए, सेलेक्टिव हर्बिसाइड में 2,4-D भी है, जंगली पत्ती के लिए होती है, एट्राजीन है और आइसोप्रोटेरान है, यानी कि आंसर डी हो जाएगा इसका, क्योंकि ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। आइसोप्रोटेरान सक्रिय पत्ती के लिए होता है। चौथा है ड्रिप के अलावा सब्जियों के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि है। अगर ड्रिप अगर नहीं है तो क्या करेंगे, कौन विधि से आप सिंचाई कर सकते हैं सब्जियों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 फव्वारा विधि कौन सी फसलों के लिए अनुपयुक्त है। फव्वारा विधि पूछ रहा है कि किस फसल के लिए अनुपयुक्त है। तो फव्वारा विधि धान में खराब करेंगे तो धान तो सारा टूट के खराब हो जाएगा, धान में नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, फव्वारा विधि कौन सी मृदा के लिए अनुपयुक्त है। फव्वारा विधि कौन सी मृदा के लिए पूछ रहा है अनुपयुक्त है। तो फव्वारा विधि आप क्ले मृदा में क्यों करेंगे, क्ले मृदा में तो वैसे ही पानी बहुत रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77, फव्वारा विधि में सतही विधि के मुकाबले पानी की बचत होती है। फव्वारा विधि में सतही विधि के मुकाबले पानी की 40% पानी की बचत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 78, फव्वारा संयंत्र का दबाव होता है। फव्वारा संयंत्र का दबाव कितना होता है। फव्वारा संयंत्र का दबाव 2.5 से लेकर के 4.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, फव्वारा संयंत्र से दलहनी एवं तिलहन फसलों में कब सिंचाई नहीं करनी चाहिए। तो जब तेज हवाएं चलती हैं, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक चल रही हो तब नहीं करनी चाहिए। जब फसल में फूल आने की अवस्था हो तब नहीं करनी चाहिए, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक, ये और भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 80 है, फर्टिगेशन हेतु उपयुक्त सिंचाई विधि है। फर्टिगेशन हेतु सभी जानते हैं कि ड्रिप सिंचाई सबसे अच्छी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है, काली मृदाओं में जल निकास हेतु कौन सी विधि काम लेते हैं। काली मृदाओं में जल निकास हेतु कौन सी विधि काम में लेते हैं। तो BBF विधि होती है। क्या होती है, BBF विधि काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, खेत के समांतर रैंडम वेंडिंग या क्रॉस स्लैब नालियाँ बनाना जल निकास की कौन सी विधि कहलाता है। तो इसमें नाली जो बनती है वो अधोपृष्ठीय जल निकास होता है। क्या होता है, अधोपृष्ठीय जल निकास, आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, नहीं सॉरी जो है ये आंसर आपका गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 82 का जब जैसे नालियाँ जब बन जाती है तो नालियाँ जो बनाएंगे वो स्थायी नाली बना देंगे। उसमें क्या करेंगे, स्थायी नाली बना देंगे। खेत की समांतर रैंडम व वेंडिंग क्रॉस स्लिप नालियाँ जो है वो स्थायी नाली बनाएंगे। इसमें तो स्थायी नाली बन जाती है जो रैंडमली बनाते हैं समांतर खेत के नीचे। क्वेश्चन नंबर 83 है, मोल्ड हॉल प्रयोग, छिद्रयुक्त पाइप, टाइल, ईंट, नालियाँ बनाना जल निकास की कौन सी विधि है। 83 का है, जल निकास की कौन सी विधि है इसमें। तो इसमें अधोपृष्ठीय जल निकास है। क्या, अधोपृष्ठीय जल निकास। क्वेश्चन नंबर 83 का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, सेम समस्या मुख्यतः राज्य की कौन सी नहर से संबंधित है। सेम समस्या, तो सेम समस्या जो आपकी है वो IGNP से संबंधित है। किससे, क्वेश्चन नंबर ए, IGNP से संबंधित है। आंसर ये हो जाएगा इसका 84 का आंसर है। और 85 का सेम समस्या का निदान है। 85 में कह रहा है सेम समस्या का निदान है, तो 85 में सेम समस्या का निदान डी हो जाएगा आंसर, यानी कि पक्की नहर का निर्माण करा दीजिए, हाँ, या जिप्सम का प्रयोग कीजिए उसमें, या सफ़ेद बायो ड्रेनेज की पंक्तियाँ लगाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 का क्या है, सिंचाई में पानी का भूमि की सतह से सीधा प्रवेश करना कहलाता है। सीधा अगर सतह पर अगर पानी अगर प्रवेश कराते हैं खेत में तो अंतःस्पंदन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, जलधारा मापने का यंत्र है। जलधारा मापने का यंत्र है। 87 में कह रहा है कि जलधारा मापने का यंत्र है। जलधारा मापने का तीनों यंत्र है, यानी कि पार्सल प्लूम भी है, वियर भी है और आईरिफाइसेंस भी है। इसका आंसर डी हो जाएगा, 87 का डी। 88 का प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जलमांग कौन सी फसल की होती है। प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जलमांग कहेंगे तो उसमें धान आ जाएगा, और अगर पूरे फसल की कहेंगे तो उसमें गन्ना आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से कौन सी फसल की जलमांग उपयोग दक्षता है, यानी कि वाटर यूज एफिशिएंसी सर्वाधिक होती है। इसमें गेहूं की वाटर यूज एफिशिएंसी सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 90 है, क्वेश्चन नंबर 90 में है, सर्वाधिक बीजों की संख्या किस खरपतवार के पौधों में पाई जाती है। तो जंगली चौलाई होती है, जंगली चौलाई में सबसे ज़्यादा बीज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, 91, द्विवर्षीय खरपतवारों का उदाहरण है। द्विवर्षीय खरपतवारों का उदाहरण कह रहा है। द्विवर्षीय खरपतवारों का उदाहरण कितना क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका जंगली प्याज भी है, जंगली गोभी भी है, जंगली गाजर भी है, ये द्विवर्षीय है। क्वेश्चन नंबर 92 है, कौन सा खरपतवार विदेशी या एलियन है। कौन सा खरपतवार विदेशी या एलियन है, इसमें गाजर घास भी विदेशी या एलियन है, गेहूँसा भी है और लेंटाना, ये सभी हो जाएगा। 92 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 93 है, शैतान खरपतवार का उदाहरण है। शैतान जलकुंभी भी है, दूब घास भी है, मोथा भी है, इसको कितना भी आप हटा लीजिए क्या होता है, बार बार जम जाता है। 94 है, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है। गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार क्या होता है, हिरणखुरी। आप ध्यान दीजिएगा, गेहूं का खरपतवार जो आपत्तिजनक खरपतवार है कौन सा है, हिरणखुरी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी शाकनाशी प्रयुक्त होती है। भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी शाकनाशी प्रयुक्त होती है। 95 का, भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी शाकनाशी प्रयुक्त होती है।
तो भारत में आपने देखा होगा कि इसमें शाकनाशी में आइसोप्रोट्यूरान है। आइसोप्रोट्यूरान सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है। बी आंसर सही जाएगा इसका 95 का बी। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से संपर्क शाकनाशी है यानी कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कौन सा है? तो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड आपका हम जानते हैं पैराक्वाट भी है, प्रोपेनिल भी है और डाइक्वाट, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा? डी। 96 का डी सही है। 97 है, दालों एवं कपास में कौन सा खरपतवारनाशी काम में लेते हैं? दालों एवं कपास में कौन सा खरपतवारनाशी काम में नहीं लेते हैं? देखिए क्वेश्चन है नहीं लेते हैं, तो नहीं लेते हैं में आ जाएगा आंसर आपका 2,4-D। 2,4-D डालेंगे तो क्या हो जाएगा? दालें जल जाएंगी, चौड़ी पत्ती वाली होती हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, 98 में कह रहा है नियोचेटिना बुर्ची कीट द्वारा कौन सा खरपतवार नियंत्रित होता है? इसमें जलकुंभी के लिए क्या करते हैं? नियोचेटिना बुर्ची कीट पालते हैं जो जलकुंभी को खत्म करता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि कार्फेंटाजोन एवं क्लोडिनोफॉप प्रोपेग्रिल किसके शाकनाशी हैं? कार्फेंटाजिन, क्लोडिफॉप और प्रोपेगिल किसके शाकनाशी हैं? तो ये आपके सब में गेहूँ के शाकनाशी हैं। ठीक, 99 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट में क्वेश्चन है क्या है? धान की नर्सरी का महत्वपूर्ण शाकनाशी है। धान की नर्सरी में डालने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण शाकनाशी है? तो इसमें एनिलोफास नर्सरी में डाल सकते हैं और दूसरा बी है ब्यूटाक्लोर, यानी कि ए और बी दोनों जो है आप धान की नर्सरी में डाल सकते हैं। क्वेश्चन है एक कि गेहूं की फसल में मेटसल्फ्यूरान मिथाइल शाकनाशी की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, 4 से 5 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य के द्वारा खरपतवारों का नई जगह में फैलाव क्या कहलाता है? एक डेस्टिनेशन क्या कहलाता है? ठीक, इसमें आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोचोरी, डी आंसर हो जाएगा। दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, एंथ्रोपोचोरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फसलों में उपज का सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है? फसलों में उपज का सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है? तो सबसे ज़्यादा नुकसान खरपतवारों से होता है। आंसर इसका डी हो जाएगा तीसरे का। नोट में देखिए लिखा है कि फसलों में कुल नुकसान का खरपतवारों द्वारा लगभग 33.34% नुकसान होता है और कीटों द्वारा लगभग 26% नुकसान होता है और वही रोगों द्वारा 20.24% नुकसान होता है और भंडारण के समय 10% नुकसान होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देश की प्रथम जैतून तेल रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है। देश की प्रथम जैतून तेल रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्या है? लुणकरणसर बीकानेर, ये राजस्थान में है। लुणकरणसर बीकानेर राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी कृषक के पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है तो वह जोत क्या कहलाएगी? तो वह जोत सीमांत जोत कहलाएगी। 1 हेक्टेयर से कम अगर है तो क्या कहलाएगी? सीमांत जोत कहलाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति आपकी किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2015 में कृषि की मुख्यतः सभी योजनाओं में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण अनुपात है। इसमें अनुपात बताना है कि केंद्रीय और राज्य का अनुपात कितना है। तो 60 और 40 का रेशियो रहता है, केंद्र का 60 और 40 राज्य का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वो आंसर उसका डी है 7 का। 8वां है, बूंद बूंद ड्रिप सिंचाई में दाब रहता है। बूंद बूंद की ड्रिप सिंचाई में कितना दाब रहता है? तो बूंद बूंद ड्रिप सिंचाई में आपका जो दाब होगा वो कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपका 1 से 2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 से 2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए आंसर सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का है, भूरी क्रांति संबंधित है। 9 में है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति दोस्तों उर्वरक उत्पादन से संबंधित होती है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY में प्रीमियम से संबंधित असत्य कथन ढूंढना है। इसमें तो असत्य कथन आपको ढूंढना है। इसमें हो जाएगा, देखिए खरीफ में 2% सही है, रबी में 1.5% सही है, जायद में आपका 3% यही गलत है, बागवानी में 5% सही है। तो यानी कि आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। हमको गलत ढूंढना था, गलत ढूंढ लिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को की गई थी। आंसर इसका 11वें का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में शहरी क्षेत्र के पास उद्यान लगाने का सर्वोत्तम विधि है। शहरी क्षेत्र के पास उद्यान लगाने का सबसे सर्वोत्तम विधि हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो पोमोलॉजी देखिए, पोमोलॉजी दोनों भाषा का है। क्या है? ग्रीक का भी है और लैटिन का भी है। ग्रीक लैटिन, यानी कि डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी लोग जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बीज सूचकांक यानी सीड इंडेक्स कहलाता है। तो 100 बीजों का जो भार होता है वो सीड इंडेक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रसायनों का सिंचाई के साथ देना। तो रसायनों की बात करें तो रसायन मतलब दवाइयाँ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कैमिगेशन कहलाएगा। ठीक, वही फर्टिलाइजर का होता है तो फर्टिगेशन हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में है, देश में प्रथम KVK कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ शुरू हुआ?
इसका आंसर हो जाएगा ए, पांडिचेरी में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? पांडिचेरी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी कब घोषित की जाती है? तो एमएसपी घोषित की जाती है फसल बोने से पहले। कहाँ है इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य? फसल बोने के पहले है, डी। 18 का आंसर डी हो जाएगा, फसल बोने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है ट्राइकोडर्मा क्या है? तो ट्राइकोडर्मा देखिए क्या है, ट्राइकोडर्मा लाभदायक फफूंद भी है और ट्राइकोडर्मा जैविक कवकनाशी भी है, यानी कि आंसर इसका जगह डी सही है। 19वें का डी। 20 में ये समान वर्षा की मात्रा में बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? समान वर्षा की मात्रा के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसमें आइसोहेल कहलाती हैं। क्या कहते हैं? आइसोहेल। डी आंसर सही हो जाएगा 20 का। 20 का आंसर हो जाएगा डी। आइसोहेट, सॉरी डी नहीं, आइसोहेट होता है, आइसोहेल नहीं, आइसोहेट। यहाँ सी आंसर सही होगा 20 का सी, आइसोहेट। ध्यान रखिए आइसोहेट है, दोनों एक ही तरह था, नहीं समझ पाए हम, आइसोहेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 है उद्यान विभाग का भारत सरकार द्वारा नया प्रोग्राम MIDH कब शुरू हुआ? MIDH कब शुरू हुआ? नया प्रोग्राम 2014 में शुरू हुआ था। उद्यान विभाग का भारत सरकार द्वारा नया प्रोग्राम MIDH कब शुरू हुआ? तो 2014 में शुरू हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि वायुमंडल की क्षणिक या अल्पकालीन अवस्था को कहते हैं। वायुमंडल की क्षणिक या अल्पकालीन अवस्था को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। बदलता रहता है, क्या कहते हैं उसको? मौसम। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और कब हुआ था? 1929 में। बी आंसर सही है। 23 का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज DPPQS कहाँ स्थित है? तो DPPQS ये फरीदाबाद में स्थित है। 24 का सी आंसर सही है। 25 देखिए। 25 में सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन से रसायन की मात्रा प्रयोग में लेते हैं? तो सरसों की फसल को अगर पाले से बचाना है तो गंधक का तेजाब क्या लेते हैं? गंधक का तेजाब 0.1%, गंधक का तेजाब 0.1% लेते हैं। 25 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में है 40 किलोग्राम नत्रजन देने हेतु DAP की जरूरत होगी। 40 किलोग्राम नत्रजन देने हेतु DAP की जरूरत होगी। तो DAP में सभी लोग जानते हैं कि 18-46 नाइट्रोजन कितना होता है? 18 और फास्फोरस होता है 46। ठीक, तो 40 किलोग्राम देने के लिए DAP की जरूरत होगी। इसमें देखिए 222 आंसर रहेगा, यानी कि बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। 26 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण पश्चात शाकनाशी, मतलब अंकुरण हो जाने के बाद कौन सा शाकनाशी प्रयोग करते हैं? तो इमीजा थापर एक दवा आती है। 27 का ए आंसर से इमीजा थापर सोयाबीन में इस्तेमाल करते हैं अंकुरण के बाद। क्वेश्चन नंबर 28 से सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि कहलाती है। अब देखिए इसमें उर्वरक दे रहे हैं, तो उर्वरक दे रहे हैं तो उर्वरक को क्या कहते हैं? उर्वरक को फर्टिलाइजर यानी कि फर्टिगेशन हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 फसलों में लौह तत्व की कमी प्रायः दिखाई देती है। लौह तत्व की कमी कहाँ प्रायः दिखाई देती है? लौह तत्व की पौधे में कहाँ कमी दिखाई देती है पूछ रहा है, फसलों में पूछ रहा है। लौह तत्व की कमी कहाँ दिखाई देती है? तो नई और ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देती है। लौह तत्व की कमी कहाँ दिखाई देती है? नई और ऊपरी पत्तियों पर। क्वेश्चन नंबर 30 आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और खरीफ में कौन सी फसल उगाई जाती है वहाँ पे? तो सी, यानी कि सोयाबीन उगाई जाती है। 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31 है कैटफेस एक विकार है। कैटफेस एक रोग है, वह किस फसल में होता है? कैटफेस एक रोग है, वह किस में होता है? तो कैटफेस ये टमाटर में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 है गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है। गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण कहाँ स्थित है पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा आपका सी, नई दिल्ली में स्थित है। गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है एगमार्क यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग कानून कब बनाया गया था? एग्रीकल्चर मार्केटिंग कानून कब बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1937 में, यानी कि आज़ादी से पहले ही बन गया था एग्रीकल्चर मार्केटिंग कानून। क्वेश्चन नंबर 34 है बकरी की रोमन नाक दिखावट और वाली नस्ल कौन सी है? रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल कौन सी है? बकरी की पूछ रहा है, तो बकरी का इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, जमुनापारी बकरी है। जमुनापारी बकरी है, इसके पैरों पे भी बाल पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि रोगाणु की तरह पशु चिकित्सा के काम में लिया जाता है। ये तो हम जानते हैं बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड को रोगाणु की तरह पशु चिकित्सा में काम लिया जाता है, बोरिक एसिड को। क्वेश्चन नंबर 36 है यदि 2 सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं की फसल में किन किन अवस्थाओं में सिंचाई करनी चाहिए? तो पहला है शीर्ष जल फुटान और दूसरा है फूल आते समय, यानी कि ये तो पहला ही आंसर इसका सही है। 36 का ए, शीर्ष जल फुटान और यानी सियारा स्टेज और फूल आते समय गेहूं में 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है खाद्य उर्वरकों भू परिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी उपार्जित उर्वरता कहलाएगी, उपार्जित उर्वरता। क्वेश्चन नंबर 38 है ओरोबैंकी खरपतवार का संबंध है। ओरोबैंकी खरपतवार का संबंध है, तो ओरोबैंकी खरपतवार का संबंध आपका हो जाएगा इसमें सरसों और
तंबाकू से, और बैंकिंग खरपतवार का संबंध सरसों और तंबाकू से हो जाएगा। इसे याद करने का एक तरीका है CLOS। सी से कसकुटा, एस से लोरेंथस, ओ से ओरोबैंकी। और क्वेश्चन नंबर 39, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, मुर्गी के शरीर का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? तो भेड़ के मीट को, देखिए भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? तो भेड़ के मीट को मटन कहते हैं, लेकिन लोग मार्केट में जाते हैं तो बकरी के मीट को मटन लेके आते हैं। हाँ, भेड़ के मीट को मटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 41, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो दूध में देखिए लोहा की कमी पाई जाती है, दूध में लोहा तत्व की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 का ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गर्भर विधि का उपयोग क्या परीक्षण करने के लिए किया जाता है? तो गर्भर विधि का उपयोग बसा परीक्षण के लिए किया जाता है। गाय की दुग्ध सिराओं में क्या होता है? गाय की दुग्ध सिराओं में खून होता है। क्या होता है? गाय की दुग्ध सिराओं में खून होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है? तो 170 किलोग्राम होता है। भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है? 170 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की संकर किस्म है? तो गंगावन मक्का की संकर किस्म है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिंक्टोरियस। कार्थेमस टिंक्टोरियस पूछ रहा है कि किसका वैज्ञानिक नाम है? कार्थेमस टिंक्टोरियस ये कुसुम का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 46 का डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता होती है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता होती है, कितनी होती है? 300 ppm। कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता वातावरण में कितनी होती है? 300 ppm की ppm में पूछा गया है, तो 300 ppm। 48 से शुष्क खेती की जाती है जहां वार्षिक वर्षा हो। तो शुष्क खेती वहां की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 750 mm से क्या हो? कम हो, वहां शुष्क खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 49, इस भगोल का 49 है आपका, इस भगोल का वानस्पतिक नाम क्या है? इस भगोल का वानस्पतिक नाम क्या है? इस भगोल का वानस्पतिक नाम प्लांटैगो ओवेटो। इस भगोल का वानस्पतिक नाम हो जाएगा प्लांटैगो ओवेटो। क्वेश्चन नंबर 50 है, पैक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? पैक्टिन परीक्षण जेल मीटर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, फलों को किस तापमान पर संसाधित किया जाता है? तो फलों को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संसाधित किया जाता है। फलों को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संसाधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर को क्या कहते हैं? तो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर को द्वितीयक पोषक तत्व की संज्ञा दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बीज रहित संकर किस्म सिंधु का क्रॉस है। बीज रहित मतलब बिना बीज का जो बीज होता है, बीज रहित संकर किस्म सिंधु का क्रॉस है। किसका क्रॉस है? तो ये हम जानते हैं रत्ना और अब क्वेश्चन नंबर 53 है, रत्ना और अल्फांजो। इसका आंसर हो जाएगा डी, रत्ना गुणा अल्फांजो। रत्ना और अल्फांजो को क्रॉस कराया तो उसमें सिंधु किस्म की प्राप्ति हुई है, बीज रहित। क्वेश्चन नंबर 53 है, अचार में परीक्षण हेतु नमक का प्रतिशत होता है। अचार में परीक्षण हेतु नमक का प्रतिशत 15 से 20% होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सी गाय सबसे भारी नस्ल की होती है? कौन सी गाय सबसे भारी नस्ल की होती है? तो इसमें आप लोग देखिए हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो है ये सबसे भारी किस्म की होती है और सबसे ज़्यादा दूध भी देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? अंडा उत्पादन में तो व्हाइट लेग हॉर्न जो है विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी है। ये मुर्गी एक ब्यात में 200 से अधिक अंडा देती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, पशु की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पशु की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका दांतों से पशु की आयु सबसे अच्छे ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। 58 गर्भर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है? तो 10.7 ml मिलीलीटर 10.7 मिलीलीटर दूध की मात्रा लेते हैं गर्भर विधि से वसा ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सी मृदु रेचक औषधि है? मृदु रेचक औषधि, इसमें अरंडी का तेल जो होता है, अरंडी का तेल वो मृदु रेचक औषधि के काम आता है, यानी कि 59 का ए आंसर सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है, पेंडिमेथिलिन का उपयोग कैसे किया जाता है? तो पेंडिमेथिलिन का उपयोग जो है प्री इमर्जेंस के रूप में किया जाता है, यानी कि निर्गमन पूर्व मतलब बीज के जमने से पूर्व यानी कि 24 से 48 घंटा यानी या 72 घंटा तक, यानी कि 3 दिन के अंदर पेंडिमेथिलिन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, मोथे का प्रवर्धन होता है। मोथा एक खरपतवारनाशी है। मोथे का प्रवर्धन कैसे होता है पूछ रहा है? जैसे भूमिगत तने से, भूमि में उसका तना पाया जाता है, गांठें पाई जाती हैं, उसी को तना कहते हैं, उसी से ये अपना प्रवर्धन करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी? 62 का क्वेश्चन है। तो इसमें फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में 1905 में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की मूल रूप से स्थापना 1905 में एक अमेरिकी समाज सेवक हेनरी फिप्स के नाम पर ही उस प्रयोगशाला का नाम फिप्स पड़ा है, द्वारा दिए गए 30,000 पाउंड का सहयोग से, मतलब वो विदेशी था जिसने हेनरी फिप्स विदेशी था जिसने 3,000 पाउंड का जो है योगदान दिया और उसी पे ये जो प्रयोगशाला स्थापित किया गया था 1905 में। ठीक, फिप्स प्रयोगशाला 1905 में। क्वेश्चन नंबर 63 है, तिल फसल किस कुल से संबंधित है? तिल फसल किस कुल से संबंधित है? तिल फसल पेडालिएसी कुल से संबंधित है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक किसान 1 हेक्टेयर में आम का बाग पंचकोणीय विधि से लगाना चाहता है। यदि आम के पौधों की दूरी 8 × 8 मीटर हो तो कुल पौधों की संख्या होगी। 8 × 8 मीटर है तो कुल पौधों की संख्या होगी, तो कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 156 पौधे लगेंगे। षटकोणीय पंचकोणीय विधि से अगर लगा रहा है 8 × 8 में, तो 1 हेक्टेयर में 156 पौधे लगेंगे आम के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 है, पाइन एप्पल किसकी किस्म है? पाइन एप्पल जो है किसकी किस्म है? तो पाइन एप्पल स्वीट ऑरेंज की किस्म है। पाइन एप्पल स्वीट ऑरेंज की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 66 है, जंतुओं का पालन पोषण या देखभाल ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाएगा? जंतुओं का हो रहा है, पशुओं का तो एनिमल हस्बेंड्री कहलाएगा, यानी कि सी आंसर सही, 66 का सी। क्वेश्चन नंबर 67 में निम्न में से दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। दूध में सर्वाधिक वसा किस में पाई जाती है पूछ रहा है। दूध में सर्वाधिक वसा किस में पाई जाती है? तो दूध में सर्वाधिक वसा जो है वो फैट किस में पाया जाता है? तो इसमें भेड़ में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69 है, बैक्टीरियन ऊँट में होता है। बैक्टीरियन ऊँट में 2 कुबड़ होते हैं। बैक्टीरियन ऊँट में क्या होते हैं? 2 कुबड़। क्वेश्चन नंबर 70 है, जल प्रदूषण से होने वाले रोग। जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? जल प्रदूषण से तपेदिक रोग होता है। जल प्रदूषण से तपेदिक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है, 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, निम्न में से कौन सा मैच गलत? अच्छा, मैच ढूंढना है कि निम्न में से कौन सा मैच गलत है। तो पॉपकॉर्न को क्या बोलते हैं? जियामेज वट्टा, बिल्कुल सही है। पॉपकॉर्न को बोलते हैं जियामेज वट्टा, बिल्कुल सही है। स्वीट कॉर्न यही गलत है, जियामेज से हटाना चाहिए। पोडकॉर्न जो है पोडकॉर्न जियामेज ड्यूनिकेटा, ये सही है। फ्लोर कॉर्न या सॉफ्ट कॉर्न जियामेज एमाइलेसिया, ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? बी। हमसे गलत पूछा गया था, 71 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 72, ऑल इंडिया सॉइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ? ऑल इंडिया सॉइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नागपुर में है। 72 का डी हो जाएगा नागपुर। ऑल इंडिया सॉइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नागपुर में है। क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा आपका बरखा नहीं, वो हैन एंड चिकन डिसऑर्डर दैहिक व्याधि किस फल में होता है? हैन एंड चिकन डिसऑर्डर ये आपका अंगूर में होता है। हैन एंड चिकन डिसऑर्डर जो है ये अंगूर में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 बरखा किस में है? बरखा क्वेश्चन नंबर 74 पूछ रहा है कि बरखा किस में? बरखा किसकी किस्म है? तो बरखा आपकी उड़द की किस्म है। बरखा उड़द की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सफ़ेद लट कीट जो है वो बाजरे का भी होता है, मूंगफली में भी होता है, ग्वार में, ये तो सारा हो गया। यानी कि 75 का डी आंसर सही है। सफ़ेद लट कीट किस में लगता है? बाजरे में लगता है, मूंगफली में लगता है, ग्वार में, तीनों में लगता है। बाजरा, मूंगफली, ग्वार, तीनों में सफ़ेद लट कीट लगता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 76, निम्न में से नोबल केन है। नोबल केन पूछ रहा है, नोबल केन कौन है? तो सेकेरम ऑफिसिनेरम, यही इसको नोबल केन के नाम से भी जानते हैं। 76 का सी। 77 गन्ने का फसल में माथा बंधना यानी कि बंची टॉप रोग किससे होता है? तो बंची टॉप रोग जो होता है ऊपरी प्ररोह छेदक से होता है। 77 का आंसर हो जाएगा सी। 78 है, अरुणा किस्म है। अरुणा किसकी किस्म है? तो अरुणा 78 का अरुणा किसकी किस्म है? अरुणा सोयाबीन की किस्म है। 78 का आंसर हो जाएगा 78 का नहीं, अरुणा नहीं, गलत ये 78 का अरंडी का अरुणा अरंडी की किस्म है। सॉरी, अरुणा जो है किसकी किस्म है? अरंडी की किस्म है। अरुणा किस्म है अरंडी की। 78 का आंसर हो जाएगा डी। 78 का डी। 79 हो गया। 79 है, सूरजमुखी में प्रोटीन प्रतिशत होता है तो 40 से 45% के बीच में होता है सूरजमुखी में प्रोटीन प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? निम्न में से ओमेगा 3 फैटी अम्ल पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी अम्ल किसमें पाया जाता है? तो अलसी के तेल में। अलसी में ओमेगा 3 अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, मेलानसोरालिनी किसका नाम है? क्वेश्चन नंबर 81, मेलानसोरालिनी किसका नाम है? तो अलसी का कीट रोग होता है। अलसी का कीट रोग का नाम है मेलानसोरालिनी। क्वेश्चन नंबर 82 है, पूषा कल्याणी किस्म है। पूषा कल्याणी भूरी सरसों का किस्म है। पूषा कल्याणी भूरी सरसों का किस्म है। क्वेश्चन नंबर 83 है, सरसों की फसल है। क्वेश्चन नंबर 83, सरसों की फसल। तो सरसों की फसल सब लोग जानते हैं कि स्वपरागित है। सरसों की फसल स्वपरागित है। 84 है कि तिल में फाइलोडी रोग होता है। तिल में फाइलोडी रोग होता है माइकोप्लाज्मा यानी कि MLO द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 है, पूषा सदाबहार किस्म है। पूषा सदाबहार किस्म है। 85 है, पूषा सदाबहार किस्म किसकी है? तो ग्वार की है। पूषा सदाबहार किस्म ग्वार की है। 86 है, खरपतवार शब्द किसने दिया? खरपतवार शब्द किसने दिया? तो खरपतवार शब्द सभी जानते हैं, जेंथ्रो टूल ने दिया। खरपतवार शब्द किसने दिया था? जेंथ्रो टूल ने। क्वेश्चन नंबर 87 है, दलहन तिलहन फसलों में मुख्यतः खरपतवारनाशी काम में लेते हैं। दलहन और तिलहन में कौन सी खरपतवारनाशी काम में लेते हैं? पेंडामेथिलिन। दलहन और तिलहन में पेंडामेथिलिन ही काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, ऐसा खरपतवारनाशी जो फसल बुआई पूर्व PPI काम में लेते हैं। ऐसा खरपतवारनाशी जो फसल बुआई पूर्व जो है PPI काम में लेते हैं, तो बेसालिन जो है। ठीक। 89, किसी स्थान से स्थापित खरपतवारों को पूर्णतः हटाया जाना क्या कहलाता है? किसी
स्थान से स्थापित खरपतवारों को पूर्णतः हटा रहे हैं तो उसको उन्मूलन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इराडिकेशन यानी कि उन्मूलन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, कौन सा उर्वरक भारत में उत्पादन नहीं होता? कौन सा उर्वरक है जो भारत में उत्पादन नहीं होता? तो ये कैल्शियम साइनेट नहीं होता, यूरिया भी होता है, आपने देखा है, SSP भी होता है, K2SO4 भी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, कौन सा उर्वरक बुआई के साथ यानी बेसल डोज में दिया जाता है? तो सभी यहाँ DAP दिया जाता है बेसल डोज में। क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? खड़ी फसल में उर्वरक देने को कहते हैं। अब देखिए 92 है, खड़ी फसल में उर्वरक को देने को क्या कहते हैं? खड़ी फसल में उर्वरक को देने तो टॉप ड्रेसिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रोपेनिल खरपतवार का व्यापारिक नाम क्या है? प्रोपेनिल खरपतवार का व्यापारिक नाम है स्टाम्प F34। क्वेश्चन नंबर 94 है, कौन सी फसल काउपी के नाम से जानी जाती है? तो विग्ना साइनेंसिस काउपी के नाम से जानी जाती है। इसको चावला और लोबिया भी कहते हैं। विग्ना साइनेंसिस काउपी को विग्ना साइनेंसिस कहते हैं, यानी कि और इसका दूसरा नाम चावला और लोबिया भी इसका नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, फसलों पर मोयला एवं रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम करते हैं। फसलों पर मोयला एवं रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम करते हैं। मोयला एवं रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम डाइमेथोएट से करते हैं। डाइमेथोएट किसका है? ये बी, आंसर इसका बी हो जाएगा, डाइमेथोएट। मोयला एवं रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम कैसे करेंगे? डाइमेथोएट से। क्वेश्चन नंबर 96 है, पूसा फाल्गुनी किस्म है? पूसा फाल्गुनी वैरायटी पूछ रहा है कि किसकी है? पूसा फाल्गुनी वैरायटी जो है चावला की है। पूसा फाल्गुनी वैरायटी चावला की है। 96 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 97 मोठ का बीज दर काम में लेते हैं। 97 है, मोठ का बीज दर काम में लेते हैं। तो मोठ का बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। पूसा कोमल किस्म है? पूसा कोमल किसकी किस्म है? तो पूसा कोमल चावला की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 99 अपर्णा यानी कि HF4 किस्म। अपर्णा HF4 किसकी किस्म है? तो ये अपर्णा जो है मटर की किस्म है। अपर्णा किसकी किस्म है? मटर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 100 हो गया और लास्ट क्वेश्चन है ये, आरंभिक अवस्था में चना का मुख्य रोग है। आरंभिक अवस्था में चना का मुख्य रोग क्या है? तो चना में मुख्य रोग क्या लगता है? उकठा लगता है। आरंभिक अवस्था में चना में उकठा रोग लगता है, यानी कि 100 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉपकॉर्न बनाने में काम आता है। पॉपकॉर्न बनाने में कौन सा काम आता है? तो जियामेज इवर्टा, इसका आंसर हो जाएगा सी, पहले का आंसर सी। दूसरा है, मक्का की फसल के पहले कौन से पुष्पक्रम आते हैं? मक्का की फसल में पहले कौन सा पुष्पक्रम आता है? तो टेसल यानी कि नर पुष्पक्रम आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गन्ने का पुष्पक्रम कहलाता है। तो गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? एरो। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेंथियोकार्ब खरपतवारनाशी किस फसल से संबंधित है? बेंथियोकार्ब खरपतवारनाशी किस फसल से संबंधित है? तो बेंथियोकार्ब जो है धान में प्रयोग किया जाता है। चौथे का आंसर हो जाएगा डी। 5वां है, ओपेक 2 किस्म काम में लेते हैं। ओपेक 2 किस्म जो है किस में काम में लेते हैं? तो मक्का में। ओपेक 2 जीन जो है वो मक्का में काम लेते हैं, ओपेक 2 किस्म। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलिकुआ प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सिलिकुआ प्रकार है। सिलिकुआ किसका प्रकार है? तो सिलिकुआ सरसों का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाई स्टार्च किस्म है। क्वेश्चन नंबर 7, हाई स्टार्च किस्म है मक्का की। हाई स्टार्च किस्म किसकी है? मक्का की। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्यतः उगाया जाने वाला गेहूँ है। सामान्यतः उगाया जाने वाला गेहूँ कौन सा है? तो षटगुणित होता है। सामान्यतः उगाया जाने वाला गेहूँ षटगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइसोप्रोट्यूरान खरपतवारनाशी काम में लेते हैं। आइसोप्रोट्यूरान खरपतवारनाशी किस में काम में लेते हैं? तो गेहूँ में काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बूसनिंग क्रिया करते हैं। बूसनिंग क्रिया किस में करते हैं? तो बूसनिंग क्रिया आपका धान में करते हैं। 10 का ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में पॉडलिंग क्रिया की जाती है। पॉडलिंग क्रिया किस में की जाती है? तो पॉडलिंग क्रिया भी आपका पॉडलिंग क्रिया अच्छा 11 नंबर है, पॉडलिंग क्रिया किस में की जाती है? तो धान में। पॉडलिंग क्रिया भी आपका धान में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से पर परागित फसल कौन सी है? यानी कि क्रॉस पॉलिनेटेड फसल जो है कौन सी है? क्रॉस पॉलिनेटेड फसल कौन सी है? तो इसमें क्रॉस पॉलिनेटेड में मक्का है। ठीक है, 12 का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में है, पैरा या उतेरा किस फसल से संबंधित है? पैरा या उतेरा किससे संबंधित है? तो धान से। आंसर इसका सी हो जाएगा, 13वें का आंसर सी। 14 क्वेश्चन है, 14 में है, मोथा खरपतवार का वनस्पतिक नाम है। मोथा खरपतवार का वनस्पतिक नाम है 14 में, तो साइप्रस रोटेंडस। मोथा का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइप्रस रोटेंडस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में है, गेहूं का परीक्षण भार होता है। गेहूं का परीक्षण भार कितना होता है? तो 40 ग्राम, यानी 15 का आंसर डी हो जाएगा, 40 ग्राम। गेहूं का परीक्षण भार 40 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में मुख्यतः कौन सा फास्फोरस उर्वरक प्रयोग में लिया जाता है? कौन सा फास्फोरस उर्वरक प्रयोग में लिया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा DAP प्रयोग में
लिया जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा DAP प्रयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। 17 का ए आंसर सही है। 18 में देखिए, 18 का है, मृदा की नमी ज्ञात की जाती है। मृदा की नमी किससे ज्ञात की जाती है? तो टेंसियोमीटर से। मृदा की नमी टेंसियोमीटर से ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियों में 3 से 10% ढलान वाली मृदाओं हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? तो उसमें जिंक टेरेसिंग विधि उपयुक्त होती है। 3 से 10% ढलान वाली मृदाओं में जिंक टेरेसिंग विधि उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वातावरण में ओजोन परत पाई जाती है। वातावरण में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गेहूं में डबल जीन यानी बौनी किस्म है। गेहूं में डबल जीन बौनी किस्म है कल्याण सोना में। डबल जीन बौनी किस्म कौन सी है? कल्याण सोना। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनावृत कंड रोग को रोकने के लिए गेहूं के बीज को उपचारित करते हैं। अनावृत कंड रोग को रोकने के लिए गेहूं के बीज को किससे उपचारित करते हैं? तो वीटावैक्स से। गेहूं के बीज को वीटावैक्स से उपचारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, धान का भूरा धब्बा रोग होता है। धान का भूरा धब्बा रोग किससे होता है? तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से। 23 का आंसर भी होगा हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। क्वेश्चन नंबर 24 है, धान में अंकुरण बाद प्रयुक्त खरपतवारनाशी, मतलब अंकुरण के बाद धान में कौन सी खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है, कह रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रोपेनिल, सी। प्रोपेनिल जो है धान में अंकुरण के बाद प्रयोग किया जाने वाला खरपतवारनाशी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोंग विधि में बीज दर काम लेते हैं। 25 है, धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोंग विधि में बीज दर कितना काम में लेते हैं? तो 1.5 से 3 किलोग्राम बीज दर काम में लेते हैं डेपोंग विधि में। 1.5 से 3 किलोग्राम बीज डेपोंग विधि में काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गंधी बग कीट धान को नुकसान कब पहुंचाता है? तो गंधी बग कीट जो होता है वो दूधिया अवस्था में धान को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, धान की टुंगरो विधि फैलती है। धान की टुंगरो विधि फैलती है। 27 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ग्रीन लीफ हापर से धान की टुंगरो विधि फैलती है। धान की टुंगरो जो डिजीज है वो ग्रीन लीफ हापर से फैलती है। धान की टुंगरो ग्रीन लीफ जो है डिजीज ग्रीन लीफ हापर से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 28, धान का प्रमुख या एकल भक्षी कीट है। धान का प्रमुख या एकल भक्षी कीट कौन सा है? तो तना छेदक। धान का जो तना छेदक है वो एकल भक्षी कीट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में है, पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास की मात्रा होती है। पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास की मात्रा 44% होती है। पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास की मात्रा 44% होती है। धीरे धीरे मुक्त होने वाले नाइट्रोजन उर्वरक हैं। धीरे धीरे मुक्त होने वाले नाइट्रोजन उर्वरक कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि IBDU और एनसर्व और थायोयूरिया, ये तीनों ही जो है धीरे धीरे मुक्त होने वाले नाइट्रोजन उर्वरक हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पौधे मृदा से किस रूप में मुख्यतः फास्फोरस ग्रहण करते हैं? पौधे मृदा से किस रूप में मुख्यतः फास्फोरस ग्रहण करते हैं? तो फास्फोरस जो है H2PO4 के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे फास्फोरस को H2PO4 के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, फास्फोरस उर्वरकों में प्रतिशत फास्फोरस की मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रतिशत की गुणा करते हैं। तो इसमें देखिए 2.29 से गुणा करते हैं। फास्फोरस की अगर मात्रा ज्ञात करनी है तो 2.29 से गुणा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पोटास उर्वरक में सबसे सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध उर्वरक कौन सा है? पोटास उर्वरक में सबसे सस्ता और आसानी से उपलब्ध क्या हो जाता है? MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास। क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे ज़्यादा आर्द्रताग्राही उर्वरक है। 34 है, सबसे ज़्यादा आर्द्रताग्राही उर्वरक कौन सा है? तो अमोनियम नाइट्रेट सबसे ज़्यादा 34 जो है में सबसे ज़्यादा आर्द्रताग्राही उर्वरक कौन सा है? तो अमोनियम नाइट्रेट सबसे ज़्यादा आर्द्रताग्राही है, अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 35 है, बेसिक स्लग में फास्फोरस की मात्रा होती है। बेसिक स्लग में फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है? तो 14 से 18%। बेसिक स्लग में 14 से 18% फास्फोरस की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ट्राइकोडर्मा है
ट्राइकोडर्मा क्या है? तो ट्राइकोडर्मा आपका कवकनाशी है, ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड है। क्वेश्चन नंबर 37 है माइकोराइजा यानी कि वैम VAM माइकोराइजा है। माइकोराइजा क्या है? तो माइकोराइजा जैव उर्वरक है। माइकोराइजा क्या है? जैव उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है मूंगफली की खली में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन कितना होता है? तो 7.3% नाइट्रोजन मूंगफली की खली में पाया जाता है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन होती है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन कितनी होती है? तो 0.5%। गोबर की खाद में नाइट्रोजन 0.5% और मूंगफली की खली में नाइट्रोजन 7.3%। क्वेश्चन नंबर 40 है झूमिंग है। झूमिंग क्या है? झूमिंग आपका भूमि चक्र है। झूमिंग क्या है? भूमि चक्र है। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 है सतत हरित क्रांति शब्द दिया है। सतत हरित क्रांति शब्द दिया है MS स्वामीनाथन ने। सतत हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? MS स्वामीनाथन ने। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? भूरी क्रांति संबंधित है। भूरी क्रांति संबंधित है। 42 में भूरी क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 है भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में स्थान है। भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है पूछ रहा है? तो विश्व में दूसरा स्थान है भारत के गेहूं उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 44 है धान में प्रोटीन प्रतिशत होता है। तो धान में प्रोटीन प्रतिशत 6 से 7% होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है ग्वार की बीज दर रखते हैं। ग्वार की बीज दर कितनी रखते हैं? तो 15 से 20 किलोग्राम। ग्वार की बीज दर 15 से 20 किलोग्राम रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है रिजके में अमरबेल नियंत्रण हेतु काम में लेते हैं। रिजके की फसल में अमरबेल के नियंत्रण हेतु कौन सी दवा काम में लेते हैं? तो पैराक्वाट। अमरबेल के नियंत्रण हेतु पैराक्वाट काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है अम्बेली फेरी कूल है। अम्बेली फेरी कूल कौन सी है? तो अम्बेली फेरी कूल धनिया की है। धनिया अम्बेली फेरी कूल का है फसल है। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 है जीरे की किस्म है। जीरे की किस्म है। तो जीरे की RS1 किस्म भी है और RZ19 यानी कि जीरे की दोनों ही जीरे की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 49 है धनिया की बीज दर है। धनिया की बीज दर कितनी है? तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। धनिया की बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए राजेंद्र क्रांति किस्म है। राजेंद्र क्रांति कौन किसकी किस्म है? राजेंद्र क्रांति मेथी की किस्म है। राजेंद्र क्रांति मेथी की किस्म है। मेथी की बीज दर है। अब उसमें पूछ रहा है मेथी की क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? मेथी की बीज दर है। मेथी की बीज दर कितनी है? तो मेथी की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मेथी का बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 52 है मसाले वाली फसलों का प्रमुख रोग है। मसाले वाली फसलों का प्रमुख रोग इसमें उकठा भी है, झुलसा भी है और पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि उपयुक्त सभी। उकठा झुलसा पाउडरी मिल्ड्यू, उकठा झुलसा पाउडरी मिल्ड्यू तीनों है। क्वेश्चन नंबर 53 है सौंफ की प्रमुख बीमारी है। सौंफ की प्रमुख बीमारी है। सौंफ की प्रमुख बीमारी क्या है? तो रेमुलेरिया ब्लाइट। सौंफ की प्रमुख बीमारी है रेमुलेरिया ब्लाइट। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्न में से पाउडरी मिल्ड्यू का जनक है। पाउडरी मिल्ड्यू का जनक कौन है? तो पाउडरी मिल्ड्यू का जनक है ईरिसाइफी पालीगोनी। ईरिसाइफी पालीगोनी पाउडरी मिल्ड्यू का जनक है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहना है? निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल है। तो क्लाइमेट्रिक फल कौन है? आम। आम क्या है? क्लाइमेट्रिक फल है। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्न में से उपोष्ण जलवायु का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? निम्न में से उपोष्ण जलवायु का पौधा है। तो उपोष्ण जलवायु का पौधा आंवला भी है, बेर भी है, खजूर भी है। आंवला, बेर और खजूर ये उपोष्ण जलवायु के पौधे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है रंगीन फलों के परिरक्षण के लिए रसायन लेते हैं। रंगीन फलों के परिरक्षण के लिए कौन सा रसायन लेते हैं? तो सोडियम बेंजोएट। रंगीन फलों के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट रसायन प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है एब्सेसिस क्रिया है। एब्सेसिस क्रिया है। एब्सेसिस क्रिया जीवाणु का प्रवेश रोकना ही एब्सेसिस क्रिया कहलाता है। जीवाणु का प्रवेश रोकना एब्सेसिस क्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है फलों की रानी है। फलों की रानी कौन है? तो फलों की रानी लीची। फलों की रानी मैंगोस्टीन। फलों की रानी कौन है? मैंगोस्टीन। फलों की रानी है मैंगोस्टीन और दूसरा बी लीची फलों की रानी, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर है 60 यानी कि 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं सामान्यतः कितने प्रतिशत चीनी की मात्रा फल परिरक्षण का काम करती है? 60 का आंसर क्या हो जाएगा?
65 से 70% चीनी जो है वो फल परीक्षण का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सिरका की कितनी प्रतिशत मात्रा अचार में लेते हैं? सिरका की कितनी प्रतिशत मात्रा अचार में लेते हैं? तो 2 से 3% मात्रा। सिरका की 2 से 3% मात्रा को अचार में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, पपीता में प्रवर्धन होता है? 62, पपीता में प्रवर्धन होता है बीज द्वारा। पपीता में किसके द्वारा प्रवर्धन होता है? बीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, बहुभ्रूणता पाई जाती है? बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है? बहुभ्रूणता जामुन में भी पाई जाती है, आम में भी और नींबू में भी बहुभ्रूणता पाई जाती है। जामुन, आम, नीम, तीनों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। फजली किसकी किस्म है? अगला क्वेश्चन है 64, फजली किसकी किस्म है? तो फजली आपकी आम की किस्म है। फजली आम आता है, मार्केट में बेचते हैं सब, नहीं फजली आम, फजली आम। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? हप्सी किसकी किस्म है? हप्सी, हप्सी किसकी किस्म है? तो हप्सी अमरूद की किस्म है। हप्सी किसकी किस्म है? अमरूद की किस्म है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग मुख्यतः होता है? पाउडरी मिल्ड्यू रोग, पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसमें होता है? तो आम में। पाउडरी मिल्ड्यू रोग आम में। 66 का डी। 67 है, लखनऊ 49 किस्म है? लखनऊ 49 किसकी किस्म है? लखनऊ 49 अमरूद की किस्म है। लखनऊ 49 अमरूद की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 68 है, पश्चिमी राजस्थान के लिए खजूर की उपयुक्त किस्म है? पश्चिमी राजस्थान के लिए खजूर की उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो मेडजूल, मेडजूल पश्चिमी राजस्थान के लिए खजूर की किस्म मेडजूल है। मेडजूल पश्चिमी राजस्थान में खजूर की किस्म है। अंगूर की फसल का पौधरोपण किया जाता है? 69 है, अंगूर की फसल का पौधरोपण किया जाता है जनवरी फरवरी में। अंगूर की फसल का पौधरोपण कब किया जाता है? जनवरी फरवरी में। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, पपीता की पौध रोपण हेतु तैयार हो जाती है? पपीता की पौध जो है रोपण हेतु तैयार हो जाती है? कब तैयार हो जाती है? 2 माह में। पपीता के पौध को तैयार होने में लगता है 2 माह का समय। क्वेश्चन नंबर 71 है, अमरूद में प्रवर्धन होता है? अमरूद में प्रवर्धन कैसे होता है? तो अमरूद में स्टूलिंग द्वारा प्रवर्धन होता है। अमरूद में स्टूलिंग द्वारा प्रवर्धन होता है। 71 का ए आंसर है। वह क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 72 में राजस्थान में अमरूद की कौन सी बहार उपयुक्त है? राजस्थान में अमरूद की कौन सी बहार उपयुक्त है? तो मृग बहार। राजस्थान में अमरूद की मृग बहार फेमस है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 है, पपीता का पौधा है? पपीता का पौधा क्या है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। पपीता का पौधा उष्णकटिबंधीय है। पपीता की गायनोडायसिस किस्म है? पपीता की गायनोडायसिस किस्म कौन सी है? तो पूसा मेजेस्टी भी है और पूसा डेलीशियस भी। पूसा मेजेस्टी और पूसा डेलीशियस दोनों पपीता की गायनोडायसिस किस्म है। क्वेश्चन नंबर 75, 75 क्वेश्चन देखते हैं, गणेश किसकी किस्म है? गणेश किसकी किस्म है? 75 है, गणेश किसकी किस्म है? तो गणेश अनार की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 76 है, बनारसी किसकी किस्म है? 76 है, बनारसी किसकी किस्म है? तो बनारसी आपकी बेर की भी किस्म है, आंवले की भी है, यानी कि बी और सी दोनों। बनारसी बेर की किस्म और आंवले की किस्म दोनों की है। बेर और आंवले की किस्म क्या है? बनारसी। क्वेश्चन नंबर 77 है, आंवले के पौधे का उत्पत्ति स्थल है? आंवले के पौधे का उत्पत्ति स्थल कौन सी जगह है? तो भारत। आंवला भारत का प्रोडक्ट है। आंवले का उत्पत्ति स्थान भारत है। बेर में प्रवर्धन होता है? बेर में किससे प्रवर्धन होता है? तो बेर में रिंग बडिंग से भी होता है, टी बडिंग से भी होता है, सील बडिंग से भी होता है। बेर में रिंग बडिंग, टी बडिंग, सील बडिंग तीनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, मेहरून किस्म है? क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? मेहरून किस्म है। मेहरून किसकी किस्म है? तो बेर की किस्म है। मेहरून बेर की किस्म है। मेहरून बेर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? परलेट किस्म है? परलेट किसकी किस्म है? तो परलेट अंगूर की किस्म है। परलेट अंगूर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 में दिया है, भारी प्रूनिंग यानी काट छांट करते हैं? भारी प्रूनिंग किस में करते हैं? भारी प्रूनिंग आपका पिंड में करते हैं। पिंड नहीं, भारी प्रूनिंग करते हैं किस में? आंसर इसका वो बेर में। भारी प्रूनिंग बेर में होता है। बेर। भारी प्रूनिंग यानी काट छांट किस में करते हैं? बेर में। भारी प्रूनिंग बेर में किया जाता है। भारी प्रूनिंग बेर में किया जाता है। बेर में प्रूनिंग कब करते हैं? क्वेश्चन आएगा, बेर में प्रूनिंग कब करते हैं? बेर में प्रूनिंग आपका कब करते हैं? तो अप्रैल मई में। गर्मियों में बेर में प्रूनिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तरी भारत में अंगूर में प्रूनिंग कब करते हैं? उत्तरी भारत में अंगूर में प्रूनिंग कब करते हैं? उत्तरी भारत में अंगूर में प्रूनिंग कब करते हैं? 84 है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अप्रैल मई। 84 का नहीं, 84 का ए होगा, दिसंबर जनवरी। 84 का
है उत्तरी भारत में अंगूर में प्रूनिंग कब करते हैं? अंगूर में प्रूनिंग कब करते हैं? तो दिसंबर जनवरी में अंगूर में प्रूनिंग करते हैं। दिसंबर जनवरी, यानी जनवरी चल रही है, इस समय अंगूर में प्रूनिंग हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, फल मक्खी कीट लगता है। फल मक्खी कीट लगता है। फल मक्खी कीट लगता है, किस में लगता है फल मक्खी कीट? फल मक्खी कीट आपका बेर में भी लगता है, अमरूद में भी लगता है, आम में भी लगता है, तीनों है, यानी कि उपयुक्त सभी। फल मक्खी कीट आम में भी लगता है, अमरूद में भी लगता है, बेर में भी लगता है। आम, अमरूद, बेर तीनों में फल मक्खी कीट लगता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, रिंग रस्ट रोग होता है। रिंग रस्ट रोग होता है आंवले में। आंवले में क्या होता है? रिंग रस्ट रोग। क्वेश्चन नंबर 87 है, ललित किस्म है। ललित किसकी किस्म है? ललित, तो ललित जो है आपकी अमरूद की किस्म है। ललित अमरूद की किस्म, ललित अमरूद की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 88 है, पूसा उपकार किस्म है। पूसा उपकार, पूसा उपकार किसकी किस्म है? तो पूसा उपकार बैगन की किस्म है। पूसा उपकार बैगन की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाड़ा बीटल किस सब्जी का प्रमुख कीट है? हाड़ा बीटल किस सब्जी का प्रमुख कीट है? तो हाड़ा बीटल बैगन का प्रमुख कीट है। हाड़ा बीटल बैगन का प्रमुख कीट है। बैगन का उत्पत्ति स्थल है। क्वेश्चन आया बैगन का उत्पत्ति स्थल। बैगन का उत्पत्ति स्थल क्या है? भारत। बैगन का उत्पत्ति स्थल है, बैगन का उत्पत्ति स्थल भारत। क्वेश्चन है 91, मिर्च में पर्णकुंचन कौड़िया रोग किस कीट से फैलता है? मिर्च में पर्णकुंचन या कौड़िया रोग, मिर्च में पर्णकुंचन या कौड़िया रोग किस में फैलता है? किससे फैलता है? तो थ्रिप्स से। मिर्च में पर्णकुंचन या कौड़िया रोग थ्रिप्स से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, मिर्च में लाल रंग का कारण है। मिर्च में लाल रंग का कारण है 92 कैप्सीथीन। कैप्सीथीन जो है मिर्च में लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है? कैप्सीथीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 93 है, अर्का मोहिनी किस्म है। अर्का मोहिनी किस्म है किसकी? तो मिर्च की। अर्का मोहिनी मिर्च की किस्म है। अर्का मोहिनी मिर्च की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 94 है, रोमा किस्म है। रोमा, रोमा क्वेश्चन नंबर 94 का रोमा किस्म, रोमा किस्म किसकी है? तो रोमा टमाटर की किस्म है। रोमा टमाटर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 95, अर्का अनामिका किसकी किस्म है? अर्का अनामिका किसकी किस्म है? तो अर्का अनामिका भिंडी की किस्म है। अर्का अनामिका भिंडी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 96 है, बोल्टिंग, बोल्टिंग किस फसल में होती है? बोल्टिंग किस फसल में होती है? तो बोल्टिंग आपकी पत्ता गोभी में भी होती है, प्याज में भी है। पत्ता गोभी और प्याज दोनों में, प्याज में भी पत्ता गोभी में भी बोल्टिंग होती है। बोल्टिंग जो है दोनों में होती है, प्याज और पत्ता गोभी में बोल्टिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, पूसा मुक्ता किस्म है। पूसा मुक्ता किस्म है। पूसा मुक्ता पत्ता गोभी की किस्म है। पूसा मुक्ता किसकी किस्म है? तो पूसा मुक्ता जो है ये पत्ता गोभी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, प्राइड ऑफ इंडिया किस्म है। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है? तो प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी की किस्म है। प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 99 है, 99 में क्या कह रहा है? ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है। ब्लांचिंग की क्रिया किस में की जाती है? तो फूल गोभी में ब्लांचिंग की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, फूल गोभी व आलू में होलो स्टेम दैहिक विकार किस तत्व की अधिकता से होता है? फूल गोभी में और आलू में होलो स्टेम दैहिक विकार की अधिकता, मतलब किसकी अधिकता से होता है? तो नाइट्रोजन की अधिकता से, नाइट्रोजन की अधिकता से फूल गोभी व आलू में होलो स्टेम दैहिक विकार रोग होता है। फूल गोभी और आलू में होलो स्टेम दैहिक विकार रोग नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। नाइट्रोजन अधिक हो गया तो क्या फूल गोभी में और आलू में होलो स्टेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं 100 क्वेश्चन के साथ अगले मॉडल पेपर 6 में। जब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को जो नए हो सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हैं वो लाइक करें, शेयर करें और